कहानी तब शुरू होती है जब नायक अपने पिता की कही बात के बारे में बात करता है जो कबीले के लिए जीवित थी। उसे यह याद आया जब वे युद्ध के मैदान के बीच में थे। इसका मतलब था कि उसे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए और उसे बस अपने भाई के साथ रहना चाहिए। एक छाया की तरह वह अपने घुटनों पर बैठा था जबकि खून उसके चेहरे पर टपक रहा था। कई शूरवीरों ने उसे देखा जबकि एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि कैसे वह एक अकेला शूरवीर अपने दम पर महाद्वीप के सबसे मजबूत कमांडरों से लड़ता है। युद्ध के मैदान को गिरे हुए शूरवीरों ने घेर लिया था लेकिन एक कमांडर और कई शूरवीरों ने उसे पकड़ लिया जो अभी भी लड़ सकता है। उसे घेर लो। दुश्मन के कमांडर ने उसे उसके नाम से पुकारा, कैनान वर्ड। जवाब में उसने कमांडर का नाम बोरिस बोला। बोरिस के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। पतली हवा से कैनान ने अपनी तलवार निकाली। उसने फिर बोरिस से पूछा कि उसे किसने बनाया। उसके साथ ऐसा करो और एक अशुभ आभा उसके शरीर को घेर लेती है। उसने बोरिस से पूछा कि क्या ये सम्राट है। बोरिस ने अपने चेहरे को अपनी बांह से ढक लिया। उसने टिप्पणी की कि सियान का काला कोहरा इस शक्ति को देखने पर बीमार कर रहा है। उसने पुष्टि की थी कि यह वैसा ही था जैसा अफवाहों में कहा गया था। कैनन की आभा शक्तिशाली हो गई जबकि बोरिस ने उसे मिस्ट का हत्यारा कहा। मिस्ट एक ऐसा संगठन है जो प्रकाश के शूरवीरों के लिए कोहरे की तरह है। बोरिस ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने की योजना बनाई कि उसने एक अशुद्ध प्राणी से छुटकारा पा लिया है जो कि बुतपस्तों से संबद्ध था। सयान ने जवाब दिया कि उसे ऐसा करना चाहिए जब वास्तव में उनके युद्ध के बाद काम करने के लिए मुंह बचा था। तो उसने बोरिस को धमकी दी कि उसके साथ काम करने के बाद उसके पास एक भी दांत नहीं रहेगा। बोरिस ने सी को सलाह दी कि यदि वह अपनी गुप्त शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहा है तो उसे हार मान लेनी चाहिए। उसने कैनन से कहा कि उसके दिमाग में उस क्षेत्र के चारों ओर एक नौवां सितारा जादू अवरोध बना हुआ था। सायन जानता था कि उसे वहां से निकलकर अपने भयंकर आंखों वाले भाई को इसके पीछे के अपराधी का पता बताना होगा। कैनन ने घोषणा की कि वह अवरोध को भेद कर निकल जाएगा। अचानक सी को किसी ने रुकने का आदेश दिया। सुनहरे कवच में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आया। सी आश्चर्यचकित था और इस परिचित व्यक्ति को देखकर उलझन में था। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा क्या कहते थे कि कबीले के लिए जियो। इसके अलावा उसके पिता ने उसे बताया कि उसका भाई एसेल उसके द्वारा है कबीले का विस्तार। असल वर्ड सफलता। कैनन वर्ड सफलता इस आदमी में है। गोल्डन आर्मर के सुनहरे बाल हैं और वह सी को घूर रहा है। सियोन को एहसास हुआ कि इन सब के पीछे अपराधी एशेल था। इस रहस्योद्घाटन ने उसके पैरों को कमजोर कर दिया था। एशेल ने टिप्पणी की कि सियान भ्रमित है। अब जब वह प्रकट हुआ है तो सियान ने उसकी ओर देखा और उसने एशेल से इन सब का मतलब पूछा। इसमें एशेल ने बताया कि कैसे सियान ने कबीले, लोगों और उसके लिए अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाया और ये बयान सुनकर हमारे एमसी को पता था कि आगे क्या होने वाला था। एशेल ने कहा कि वह सिर्फ अपने भाई के कंधे से बोझ उतारने की कोशिश कर रहा था। सेन ने स्वीकार किया कि वह इसे नहीं समझता है। उसने पूछा कि क्या उसने कुछ गलत किया है। एशेल ने पूछा। एशेल ने उस अशुभ धुंध की ओर इशारा किया जो सियोन उत्सर्जित कर रहा है। उसने सियोन को एक हत्यारे से ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसे ये भी यकीन नहीं है कि क्या उसके भाई को अभी भी इंसान कहा जा सकता है। एशेल ने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली जब उसने सियान को बताया कि उसने उन सभी को लंबे समय तक मूर्ख बनाया। गुस्से के भाव के साथ उसने सियान से पूछा कि क्या तुम सच में कह सकते हो कि तुम अपने पापों को नहीं जानते हो। हत्यारा और पाप शब्द सियान के सिर में गूंज रहे थे। इससे वह क्रोधित हो गया। वह सोच रहा था कि आखिर क्या है। क्या एशेल साम्राज्य के भीतर उत्तराधिकार की लड़ाई के बारे में बात कर रहा था। दानव राजा की सेनाएं महाद्वीप को एकीकृत करने के लिए युद्ध पर धावा बोलती हैं। सेन ने एशेल की इन सब में मदद की क्योंकि सेन के लिए अपने भाई की सेवा करना ही उसका जीवन है। उसने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा। हमारा एमसी धीरे से खड़ा हुआ। उसने सोचा कि कैसे एशेल अब उसे छोड़ रहा है। उसके क्रोध से प्रेरित होकर अब उसके शरीर से अंधेरा आभा बह रहा था। उसका कोहरा और अधिक तीव्र हो गया क्योंकि उसने सोचा कि कैसे उसने 20 साल तक एशेल के अधीन एक कुत्ते की तरह काम किया था। उसके पैरों में खून जमा होने लगा था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे परवाह नहीं थी कि उसका पूरा शरीर टूट गया। उसने अभी जो कुछ भी उसके पास था उसे देने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब है कि वह एशेल को नष्ट कर सकता है। उसके क्रिम्सन रेड मिस्ट ने पूरे क्षेत्र को कवर किया और आकाश को लाल रंग में रंग दिया। शूरवीर ये देखकर हैरान थे कि उसके पास अभी भी इतना कुछ था। माना ने छोड़ दिया। यह एक इंसान के लिए असंभव था। कैनान ने सुनाया कि नायक अपने छोटे भाई को सिर्फ इसलिए मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह डर गया है। उसने एशेल से पूछा कि क्या उसे खुद पर शर्म नहीं आती है। इससे एशेल क्रोधित हो गया। उसके चेहरे की नसें उस वजह से दिखाई देने लगी। सेन ने लॉन्च किया। वह अविश्वसनीय गति से लगातार एशेल पर हमला करता रहा जिसने तलवार का उपयोग करके विक्षेपण करने की कोशिश की। सियोन को एक मौका चाहिए था, बस एक बार ही काफी था। उनकी लड़ाई जारी है। एक मौका ही काफी है। उसे एशेल के कमजोर बिंदु पर छुरा घोंपने की जरूरत है ताकि उसे पुनर्जीवित होने से रोका जा सके। कैनन का हमला एक जादुई अवरोध से टकराया। हमारे एमसी को उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे मजबूत हमला विफल हो जाएगा। इस तरह से कुछ द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। उसने जांच की और देखा कि बोरिस ने एशेल की मदद की थी। एशेल ने उसे एक गरीब कमीने कहा और उसने पेट में कैनन को चाकू मार दिया जिससे सियोन ने अपना खंजर गिरा दिया। एशेल ने उससे कहा कि वह उसे एक दर्द रहित मौत देने का एहसान करना चाहता था क्योंकि वह उसका भाई है, लेकिन सायन ने उसे उसके असली रंग दिखा दिए। उसने खुलासा किया कि वह जानता था कि कनान शुरू से ही एक राक्षस था। उसने कहा कि यह अच्छी बात है कि उसने शुरू से ही सायन पर भरोसा नहीं किया। कनान के हाव भाव से पता चला
चला कि उस बयान के कारण उसका दिल कितना टूट गया था। एशिल ने उसे लात मारी ताकि वह सियान के शरीर से तलवार निकाल सके और ऐसे ही उसने सियान को जमीन पर लेटा दिया। सियान का खून उसके नीचे खींच गया। ये दृश्य सोलो लेवलिंग से सन जिनवू जैसा लग रहा था। उसने सोचा कि क्या यह उसका अंत था। उसने टिप्पणी की वह कितना मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहा था। इस पर वह धीरे धीरे अपनी चेतना खोने लगा। उसने खुद को बेवकूफ़ कहा। फिर भी अचानक उसने एशिल का पीछा किया। एशिल ने उसे महसूस किया और मुड़ गया। सियोन उसे मारने वाला था। सियोन ने जोर से चीख निकाली। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, उस हमले के लिए उसकी सारी बची हुई शक्ति, उसका खंजर ऐश के गले से कुछ इंच की दूरी पर था, लेकिन उसे एक शक्तिशाली बल से बाधित किया गया जिसने उसे उड़ा दिया। उसने चेतना खो दी। फिर उसने सुना कि कोई उसे युवा मास्टर सियोन कह रहा है। वह तुरंत जाग गया। वह बहुत पसीना बहा रहा था और पकड़ रहा था उसकी सांस। नौकरानी ने उसे देर तक सोने के लिए डांटा। उसने उससे कहा कि वह अपना काम ठीक से करे क्योंकि उसे तैयार होने की ज़रूरत है। वह एमिली को देखकर हैरान रह गया। उसने उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रही थी। एमिली भी हैरान थी और फिर उसे कुछ एहसास हुआ। ये 20 हो गया है। वर्षों बीत गई जब से उसने उसे आखिरी बार देखा था और फिर भी वह वैसी ही थी जैसी तब थी जब उसने उसे आखिरी बार देखा था। उसने आसपास के माहौल पर ध्यान दिया। उसे याद आया कि यह वही कमरा था जिसमें वह छोटी उम्र में रहा करता था। यहाँ तक कि फर्नीचर की व्यवस्था भी वही थी और उसने सोचा कि शायद वह वापस बच्चा बन गया हो। एमिली ने उसे बुलाया था उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। उसने उससे पूछा कि क्या वह समय इसलिए टाल रहा है क्योंकि वह प्रशिक्षण के लिए नहीं जाना चाहता है। उसने उसे निर्देश दिया कि वह अपना मन बनाए और आगे बढ़े। युवा सियान को पता नहीं था कि एमिली किस बारे में बात कर रही थी। उसने पूछा कि वह किस प्रशिक्षण से संबंधित है। वर्ट कबीले में दुयोसेन ने चारों ओर देखा और उसे यकीन था कि वह अतीत के दुयों में वापस आ गया था। उसने सोचा कि क्या स्थिति वही है जिसे वे जीवन कहते हैं। फ्लोरिडा में आपकी आंखों के सामने आपकी मृत्यु से ठीक पहले। उसे याद आया कि 27 साल पहले ऐसा था। स्थापना वर्ष 985 के दौरान 1 मार्च को अकादमी में प्रवेश करने से 1 साल पहले ड्यू हर साल एक दोहरा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। उसके पिता जो ड्यूक वर्ट के मालिक हैं इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं जिससे ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। उनके प्रतिद्वंद्वी क्रैंस वर्ट हैं। वह सियान के समान उम्र का है। वह उसका सौतेला भाई है। क्रे की मां मार्गरेट एजे ड्यूक की पत्नी है जिसकी बदौलत क्रे को इस तथ्य के बावजूद बहुत अधिक ध्यान मिला कि वे दोनों सबसे छोटे थे। सायन को एक नाजायज़ बेटा माना जाता था और उसमें उसका मजाक उड़ाया गया था। लड़ाई वह हर किसी के लिए हंसी का पात्र बन गया। डोयल ही कारण था कि उसके पिता ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। एमिली ने फुसफुसाते हुए सुझाव दिया कि उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। युवा सियान ने उसे आश्वासन दिया कि यह ठीक है और उसे बस अपने सिर में जीत हासिल करने की जरूरत है। सियान ने इसे नौकरानी के रूप में लिया जो उसकी ओर देख रही थी। सियान ने महसूस किया उसका हथियार एक रैपियर था जो भारी था। उसने अनुमान लगाया कि उसकी ताकत उस उम्र में भी वैसी ही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये कोई सपना नहीं था और न ही उसकी आंखों के सामने उसके जीवन की कोई याद चमक रही थी। उसने कभी किसी जादू के बारे में नहीं सुना था जो इस तरह के मजबूत भ्रम पैदा करने में सक्षम है। या तो उसने सोचा कि क्या वह वास्तव में अतीत में वापस आ गया है। क्रैन ने टिप्पणी की कि कैसे उसका भाई द्वंद्व युद्ध से भाग गया था। सायन ने सोचा कि यह भविष्य को बदलने का उसका मौका हो सकता है। उसने अपने पिता को देखा जिन्होंने शुरुआत की घोषणा की। मैच में क्रैन ने पहले हमला किया और उससे पूछा कि वह कहाँ देख रहा है। क्रैन को विश्वास था कि वह उसे अपनी तलवार से मार देगा। सायन वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। उसने सोचा कि क्रैन एक घोंघे की तरह कैसे है। उसने अपना रुख बदल दिया और इससे क्रैन हैरान हो गया। मूल रूप से सायन ने बस एक तरफ कदम बढ़ाना था और क्रैन चूक गई उसे मारा। इससे क्रैन उत्तेजित हो गया। उसने टिप्पणी की कि कैसे सियान एक काय की तरह चकमा दे रहा है, लेकिन इससे पहले कि क्रैन कुछ और कर पाता, सेन ने उसके हाथ पर मारा और सियार की तलवार उड़ गई। फिर सेन ने उसे पिंडली पर लात मारी। क्रैन दर्द में था। वह जमीन पर गिर गया और अपने घुटनों को गले लगा लिया, जबकि जोर से कराहते हुए उसकी मां ने चिंता में उसका नाम चिल्लाया। सियोन ने सोचा कि अब यदि वह अपनी तलवार सियोन के गले पर रख दे तो द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। उसने अपनी तलवार पकड़ ली क्योंकि उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। उसे याद आया कि जब वह उस उम्र में था, सियोन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया था। क्योंकि वह अपनी तलवार को कसकर पकड़ रहा हमेशा मनोरंजन के रूप में उसे धमकाता है और यह बदमाशी अकादमी में भी जारी रही। इसलिए सायन ने सोचा कि उसे वास्तव में उसे कुचलने की जरूरत है ताकि वह उसके साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश न कर सके। सेन ने फैसला किया था कि उस जीवन में वह अपने लिए खुद ही एक रास्ता तैयार किया। क्रैन घबरा गया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्रैन दर्द में था। द्वंद्व का नतीजा ये था कि क्रैन हार गया। ड्यूक ने सियोन को उसे देखने का आदेश दिया और यहाँ तक कि एक शेड्यूल भी मुक्त कर दिया जिससे सियोन को मदद मिली। विचार करें कि क्या द्वंद्व में उनकी जीत वास्तव में प्रभावशाली थी। उनके साथ एक उच्च श्रेणी का शूरवीर एलेन भी था जो सीधे ड्यूक से संबद्ध था, जो उनका अनुरक्षण कर रहा था। दालान में उनकी मुलाकात मार्गरेट एजरात से हुई। ऐसा लग रहा था कि वह ड्यूक से अपने बेटे के बारे में बात कर रही थी। जब सायन ने देखा तो वह मुस्कुराया। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसने गंदगी में पैर रखा हो। उसने उससे पूछा कि क्या क्रैन ठीक है। वह गुस्से में थी। उसने उससे कहा कि वह अपने भाई को इस तरह से पीटने के बाद ऐसा सवाल पूछने का दुस्साहस कर रहा था। उसने उससे कहा कि वह मोटी चमड़ी वाला था। वह ये कहते हुए उसके पास से गुजरी कि द्वंद्व युद्ध ऐसे ही होते हैं।
फिर उसने उसे यह कहते हुए सुना कि इसीलिए कमीनों के साथ शैतानी मुस्कान के साथ वैध बच्चों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मार्गरेट ईज ने कहना जारी रखा कि जैसी माँ वैसा बेटा, और उसकी माँ एक गंदी वेश्या है। उसने उससे कहा कि उसे ऐसा करना चाहिए, सड़कों पर भोजन की भीख मांगते हुए रहना चाहिए। इसके बजाय वह लड़ने का साहस कर रहा था, जबकि उसे पता होना चाहिए था कि कैसे आभारी होना चाहिए। कैनन ने उसे एक जानलेवा इरादे से देखा। उसने सीमा पार कर ली थी। उसने सोचा कि क्या उसे बस उसे मार देना चाहिए, लेकिन उसने खुद को रोका और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि उसे कैसे पीड़ित करना है। उसने उसे धीरे धीरे कष्ट देने की योजना बनाई। बहुत ही धीरे धीरे उसने उससे पूछा कि क्या वह जानती है कि वह क्रे के साथ अकादमी जा रहा है। उसने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब था। तब उसने कहा, मुझे यकीन है कि आप चाहती हैं, आपका बेटा अंगों के साथ स्नातक करने जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप उसके बारे में चिंतित नहीं हैं। हो डचेस। इससे वह और भी भड़क गई। वह उसे एक अश्लील टुकड़ा कहते हुए थप्पड़ मारने वाली थी। योलेन की बाँह सुरक्षित थी। सैन यूलिन ने डचेस से माफ़ी मांगी। उसने समझाया कि ड्यूक ने तत्काल बुलाया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। एक सख्त अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने डचेस से कहा कि वे चले जाएंगे। डचेस चुप रही। ड्यूक के आदेश पूर्ण हैं। सोलेन पीछे से झांका और हंसा। वह गार्ड नाइट द्वारा संरक्षित किया जा रहा था जिसे दिया गया था वह आदेश, एक शूरवीर जो ड्यूक की पत्नी के सामने भी प्रस्तुत नहीं होगा। उसने सोचा कि यूलेन कितना अच्छा और विश्वसनीय है। दरवाजा खुला और ड्यूक ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सी कमरे में प्रवेश किया। उसने अपने मन में ड्यूक को बधाई दी। उसे याद आया कि यह है लगभग 15 साल हो गए हैं जब से वे एक पर एक ड्यूक विलिसवर्थ से मिले थे। वे वस के महान सामंती भगवान हैं, जो सिर्फ साम्राज्य का एक पश्चिमी सामंत है। दुनिया उन्हें एक अलग नाम से बुलाती है, महाद्वीप का संरक्षक। वह नायक है जिसने रोका राक्षसों के आक्रमण को लंबे समय तक सहने के बाद। अपनी अद्भुत जादुई शक्ति और अन्य सांसारिक ज्ञान की सहायता से उस व्यक्ति ने एक ऐसी जिम्मेदारी उठाई जो उस पर किसी ने भी थोपी नहीं थी। जब तक कि राक्षस राजा की सेना के आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में उसकी मृत्यु नहीं हो गई, वह बस यही चाहता था कि वह वहां रहे, पूरे महाद्वीप में शांति हो। लेकिन कैनन की यादें उससे अलग हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके अपना पूरा जीवन सायन के लिए दूसरों की सेवा करने का फैसला किया। वह एक मूर्ख व्यक्ति है। ड्यूक ने टिप्पणी की कि कैसे सायन की आंखों ने तलवार का ठीक से पीछा किया और कैनन उलझन में था। ड्यूक ने उस दृश्य को समझाया जब उस समय क्रैन उसकी ओर दौड़ा। उसने सीधे झूलती तलवार के रास्ते की ओर देखा और उसे चकमा देने के लिए अपना शरीर मोड़ लिया। ड्यूक ने उससे पूछा कि उसने तलवार चलाना कब सीखा। सायन ने सोचा कि जैसे ही ड्यूक हमेशा तीखा था, उसने जवाब दिया कि वह ये नहीं कहेगा कि वह जब उसने यह बात सीखी तो उसने बताया कि वह हर रात अकेले ही अभ्यास करता था। ड्यूक ने उससे विस्तृत जानकारी मांगी क्योंकि ड्यूक जानता था कि सायन को तलवारबाजी में कभी कोई रुचि नहीं थी। उसने सायन से पूछा कि उसने ऐसे उत्कृष्ट कौशल क्यों छिपाए हैं। सायन को तब शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने उत्तर दिया कि उसने तलवारबाजी में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई है, दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। लेकिन ड्यूक आश्वस्त नहीं थे क्योंकि उस कारण के बावजूद सियान ने क्रेयॉन को हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। ड्यूक ने बोलना जारी रखा। उन्होंने सियान से पूछा कि क्या वह भी सोचते हैं कि उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया वह अनावश्यक था। ड्यूक सियान द्वारा क्रेयॉन को हटाने के बारे में बात कर रहे थे। जमीन पर सियान ने सोचा कि सवाल के पीछे ड्यूक का इरादा काफी समझदार लगता है। उसने सोचा कि क्या ड्यूक यह महसूस करने की कोशिश कर रहा है कि वह क्या करने में सक्षम है। सियान ने स्वीकार किया कि वह खुद को साबित करना चाहता था। ड्यूक ने उससे पूछा कि वह क्या साबित करना चाहता था। सीन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि वह ये साबित करना चाहता था कि वह कौन से बेहतर है, भले ही उनका खून एक ही है। उसने निष्कर्ष निकाला कि ये द्वंद्व का अर्थ था। ड्यूक हंसा। ड्यूक ने उसके स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर के लिए उसकी प्रशंसा की, जो उसकी संयमशीलता को दर्शाता है। उसने ऐसा नहीं किया। कैनन इतना प्रतिभाशाली था कि वह बहुत खुश था। ड्यूक ने उससे कहा कि वह एक दिन ऐश के लिए एक महान और विश्वसनीय समर्थन बन जाएगा। सीन ने तब अपने पिछले जीवन से विश्वासघात महसूस किया। वह भ्रमित और निराश था। उसने सोचा कि वह ऐश का सहायक क्यों बनेगा। उसने सोचा कि कैसे ये हमेशा एक जैसा था। ड्यूक अभी भी एशेल के साथ पहले की तरह जुनूनी है। उसका हाथ मुट्ठी की गेंद में बदल गया। ड्यूक ने उससे कहा कि वह उसे पुरस्कृत करना चाहता था, इसलिए अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे बस उसे तेज आंखों से बताना चाहिए। कैनन ने फैसला किया कि वह सब कुछ नष्ट कर देगा, वह सब कुछ जो एशेल ने करने की कोशिश की थी। उसने ड्यूक को बताया कि वह क्या चाहता है। उसके कुछ क्षण बाद एमिली पीली पड़ गई जब उसे पता चला कि कैनन युद्ध के मैदान में प्रवेश करना चाहता था। उसने एमिली से कहा कि अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। एमिली ने उससे पूछताछ की कि क्या वह अपना दिमाग खोना या उसे पता है कि वह किस तरह की जगह है। उसने उसे बताया कि यह जगह दुष्ट और डरावने राक्षसी जानवरों से भरी हुई है। ये यूसुफ साम्राज्य का पश्चिमी झगड़ा था। ये पूरे महाद्वीप में एकमात्र जगह है। इसे युद्ध क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसमें लीमा घाटी, जिसे अग्रिम पंक्ति कहा जा सकता है, एक क्रूर युद्ध क्षेत्र है जहां सैकड़ों वर्षों से राक्षसों के साथ लड़ाई चल रही है, जिसके कारण ड्यूक ने शुरू से ही इसका डटकर विरोध किया था। उसने सियान को एक शर्त दी थी कि वह योग्य बन जाएगा 1 महीने के भीतर लीमा घाटी जाने के बारे में उसे नहीं पता था कि ड्यूक किस आधार पर उसकी योग्यता तय करेगा। फिर भी उसने दिए गए समय में अपनी शारीरिक शक्ति को यथासंभव बढ़ाने के बारे में सोचा। वह जानता था कि वह अभी भी अपने साथियों की तुलना में कमजोर है।
लेकिन वह ये भी जानता था कि वह अपने साथियों की तुलना में अभी भी कमज़ोर है। वह ये भी जानता था कि वह अपने साथियों की तुलना में अभी भी कमज़ोर है। वह ये भी जानता था कि वह अपने साथियों की तुलना में 1 महीने के भीतर लीमा घाटी जाने के बारे में उसे नहीं पता था कि ड्यूक किस आधार पर उसकी योग्यता तय करेगा। फिर भी उसने अपने साथियों की तुलना में अपनी शारीरिक शक्ति को यथासंभव बढ़ाने के बारे में सोचा। वह इस बात की सराहना करता है कि वह काफ़ी भाग्यशाली है कि उसके पास वही लड़ाकू भावना है जो पीछे हटने से पहले थी, और उसने अपने भीतर से जो थोड़ा जादू महसूस किया था। वह जानता था कि यदि वह अपनी क्षमता के अनुसार अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है तो वह निश्चित रूप से इसका अच्छा उपयोग कर सकता है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए अपने अंदर के जादू का उपयोग करेगा। तुरंत प्रशिक्षण शुरू करें। अचानक उसका दरवाजा खुल गया। एक महिला कमरे में दाखिल हुई। यह एलिस थी। इस महिला के नीले बाल थे और उसके चेहरे पर सख्त भाव था। उसने उसे कॉलर से पकड़ लिया। एमिली ने महिला एलिस का अभिवादन किया, लेकिन एलिस सियोन को आगे पीछे झुला रही थी और उससे पूछा कि क्या वह पागल हो गया है। उसने सुना कि उसने अपने पिता से पूछा। उसे युद्ध के मैदान में भेजने के लिए सायन पीला पड़ गया। जब उसने एलिस से उसे जाने देने के लिए कहा, उसने उसे जमीन पर छोड़ दिया। सायन की आत्मा ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके शरीर को छोड़ दिया हो। एलिस ने टिप्पणी की कि क्रे को हराना सायन के दिमाग में घुस गया। उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए उसने मान की वह सायन तुरंत छत पर चला गया। छत पर एलिस ने उसे जानकारी दी। उसने उससे कहा कि जब वे अपनी तलवारें खींच लेंगे तो वह उसे युद्ध के मैदान में जाने देगी यदि वह उसके हमलों को 3 मिनट तक सहन कर सके। आरएमसी ने एलिस से पूछा कि क्या उसे वास्तव में वहां जाना है। अब तक एलिस दृढ़ थी। उसने उससे एक सवाल का जवाब देने की मांग की। उसने पूछा कि क्या कैनन आंतरिक रूप से परिवार के शीर्षक के पीछे है। सी को आश्चर्य हुआ कि वह उस कारण से इतनी दूर जा रही है। उसे इसमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है। एलिस ने मान लिया कि उसकी चुप्पी का मतलब हाँ है। उसने उसे अपनी तलवार खींचने का निर्देश दिया। सेन हताश था। क्रे के साथ उसके द्वंद्वयुद्ध के बाद से आधा दिन भी नहीं बीता था। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसका पूरा दिन अस्त व्यस्त था। एलिस उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह उसके हमले को रोकने में सक्षम था, जो एलिस को आश्चर्य हुआ क्योंकि यह किसी के लिए भी असंभव होता। 10 वर्षीय सियान ने सोचा कि क्या वह वास्तव में अपने भाई के खिलाफ पूरी ताकत से जाने की योजना बना रही है, जो उससे 7 साल छोटा है। एलिस पीछे हट गई। वह सोच रही थी कि क्या हुआ था। रैपियर के पास बहुत हल्का ब्लेड है। फिर भी सियान ने उसकी लंबी तलवार के हमले को सफाई से रोक दिया। उसने आश्चर्य है कि क्या वह सिर्फ भाग्यशाली था। उसने उससे कहा कि उसके पास जितना वह सोचती थी उससे बेहतर अंतर्ज्ञान है। वह एलिस की अभिव्यक्ति से जानता था कि वह गड़बड़ है। एलिस ने अपने अगले हमलों पर सब कुछ किया। वह उस पर हमला करने के लिए कूद गई, लेकिन कैनन अपनी रैपियर का उपयोग करके उसकी तलवार को रोकने में सक्षम था। इसके अलावा वह अपनी तलवार को अच्छी तरह से स्लाइड करने में सक्षम था ताकि वह उसे उसके गले के समानांतर रख सके। एलिस हैरान रह गई। सायन संघर्ष कर रहा था। उसने अपनी तलवार को स्थानांतरित कर दिया, लेकिन एलिस ने उसे उड़ा दिया। वह खंभे के शीर्ष पर उतरा। भारी सांस लेते हुए उसने सोचा कि कैसे यदि उसने अपनी तलवार नहीं घुमाई होती तो स्थिति गलत हो सकती थी। बीच में ही उसने उसकी मिस्ट की तलवारबाजी कौशल को नष्ट कर दिया होता। घने कोहरे में ज्यादातर कौशल कील के लिए होते हैं। तुरंत ही सीन ने खुद को स्वीकार किया कि कीलिंग के बिना लड़ना मुश्किल है क्योंकि उसकी ताकत में कमी है। आश्चर्य है कि कितना समय बचा है। वह अपनी कमजोर ताकत की भरपाई तलवार को अपने मन से भरकर कर रहा है, लेकिन वह लगभग अपनी सीमा पर है। एलिस भी भारी सांस ले रही थी। उसने पृथ्वी को बुलाया और कहा कि वह उसके पास आए और उसकी तलवार के रूप में कार्य करे। सियान आश्चर्यचकित था। छठे सितारे के जादू को देखें। एलिस की ब्लेड नीले रंग में चमक रही थी। इसे एक्वा ब्लेड कहा जाता है। एक अजीब सी रोने वाली अभिव्यक्ति के साथ कैनन को आश्चर्य हुआ कि क्या एलिस उसे मारने की कोशिश कर रही थी। एलिस लगातार बुदबुदा रही थी कि वह हार नहीं सकती। सी उसकी आंखों में देखकर बता सकता था कि यह उसका अंत होगा क्योंकि वह किनारे पर तैनात है। उसने अनुमान लगाया कि वह गिर जाएगा भले ही वह उसके हमले को रोक दे। उसने ये भरोसा करने का फैसला किया कि उसकी योजना एक अविश्वसनीय गति के साथ काम करेगी। उसने पहले उस पर हमला किया। वह तेजी से भाग गया जबकि एलिस अपनी शक्ति को केंद्रित करने के लिए उसने अपनी तलवार आकाश की ओर तान दी। सियान ने अपनी तलवार पकड़ ली जैसे वह विनती कर रहा हो। उसे उम्मीद है कि कोई बाहर आएगा। एलिस के मन में शक्ति बह रही है। सियान को उम्मीद थी कि युलिन प्रकट होगी। जब एलिस और सियान एक दूसरे पर प्रहार करने वाले थे, युलिन प्रकट हुई। बीच में ऊपर जबकि चिल्लाते हुए रुके, उसने अपनी तलवार से एलिस की तलवार को रोक दिया जबकि उसने उसकी गर्दन के पीछे सियान को पकड़ लिया। एलिस के हमले से एक बड़ा विस्फोट हुआ। जब उसने लेडी एलिस को बुलाया तो युलिन के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। उसने उससे कहा कि वह एक बहुत छोटी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कठोर हो रही है। सेन अभी भी इनके हाथ से झूल रहा था। उसने राहत की सांस ली। वह सोचता रहा कि एलेन कब प्रकट होगी, जैसे कि वह ट्रांस से बाहर आए हो। वह हौंफने लगी और तुरंत उसने अपने भाई को गले लगा लिया। उसने माफ़ी मांगते हुए स्वीकार किया कि वह 1 सेकंड के लिए अपना दिमाग खो बैठी होगी। फिर वह रोई। उसकी नाक से बलगम निकला। उसने व्यक्त किया कि वह उसे युद्ध के मैदान में जाने से कितना रोकना चाहती थी। सी मुस्कुराए और सोचा कि एलिस के लिए ये कितना मुश्किल है कि वह हमेशा हर चीज़ के साथ इतनी मेहनत करती है। एलिस उन कुलीनों में से एक थी जिन्हें युद्ध के मैदान में जाने से रोकना था। रॉयल अकादमी में सभी विषयों में जहां सभी प्रतिभाशाली बच्चे इकट्ठे होते थे,
चाहे वे तलवारबाजी, जादू या अध्ययन के अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाशाली हों। इसके अलावा उनकी सुंदरता आश्चर्यजनक थी, इसलिए लोग उन्हें छोटी उम्र से भगवान का बच्चा कहते थे। उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। तलवारबाजी में उनका उल्लेख महाद्वीप के भावी संरक्षक के रूप में किया गया था। साथ में सबसे बड़े बेटे एसेलवर्ड भी थे, लेकिन नाइट्स ऑफ लाइट में शामिल होने के कुछ समय बाद ही उन्हें नीचे गिरा दिया गया। सियोन ने उन्हें गले लगाया, ये सोचते हुए कि वह उन्हें कितना याद करता है। उनका आलिंगन इतना मजबूत था कि यह एलिस का ध्यान अपने सिर में ले लिया। उसने इस बार उसकी रक्षा करने की कसम खाई। फिर उसने अपना ध्यान कुलेन की ओर मोड़ लिया। उसने पूछा कि क्या वह ड्यूक का संरक्षक नाइट है। वह उलझन में थी क्योंकि ड्यूक अभी युद्ध के लिए निकला था। ओलेन ने उसे सूचित किया कि वह ड्यूक के आदेशों का पालन कर रहा है, थोड़ी देर के लिए युवा मास्टर की रक्षा करने के लिए। हालांकि वह उसे नहीं बता सकता था क्योंकि वह इसे गुप्त रूप से ले जाने वाला था। जब से उसने ड्यूक के कार्यालय को छोड़ा था, तब से सियोन ने उसकी उपस्थिति महसूस की थी। उसने सोचा कि अगर वह जारी नहीं रहा तो यूलिन ने खुद को नहीं दिखाया होगा, उसे नोटिस किया। उसने सोचा कि उसके पिता यूलिन को चुपके से उसका पीछा करने के लिए क्यों कहेंगे। अचानक सियान को घबराहट महसूस हुई। एलिस ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वह सो गया था। एलिस मुस्कुराई और टिप्पणी की कि वह अभी भी एक छोटा बच्चा है। अगले दिन एलिस अकादमी में लौट आई। जाहिर तौर पर वह आ गई थी वापस, बस स्नातक होने से पहले अपने पिता से मिलने के लिए। सायन को मजबूत बनने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए वह पिछले 2 हफ्तों से शक्ति प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन 10 पुशअप उसकी सीमा थी। उसे पिछले 2 हफ्तों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह दीवार से टकरा गया हो। उस समय वह अपनी ताकत पर बहुत आश्वस्त था। वह जानता था कि इस बार उसे एक समाधान की आवश्यकता है। एमिली ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसे बताया कि एमिली से एक पैकेज आया है। सियोन उत्साहित हो गया। एमिली ने इसे बाहर निकाला और शिकायत की कि यह कितना घृणित गंध है, यह एक नरक के खून है। उसने उसे उसके लिए लाने के लिए कहा था। यह एक दुर्लभ वस्तु है जो केवल लामिया घाटी में पाई जा सकती है, लेकिन अब उसे पता चला है कि यह अफवाह की यह काले बाजार में थी। सच थी, राक्षसी जानवरों का खून उसकी बीमार गंध के कारण जहरीला माना जाता है। साथ ही सेवन करने पर जलन की भावना भी होती है, लेकिन यह वास्तव में इसे लेने वाले व्यक्ति के मन और शक्ति को स्थायी रूप से बढ़ा देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह एक झूठी अफवाह थी, लेकिन सियोन जानता था कि यह उसके पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर सच है। एमिली ने उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में इसे पीने जा रहा है। उसने अपने मन में हाँ में उत्तर दिया। एमिली के पास कुछ भी नहीं है। चिंता की बात यह है कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी पाक कला कौशल के अनुकूल होने में सक्षम था। उसने इसे निगल लिया। उसे पहली बार याद आया जब उसने याद किया कि यह मशरूम सूप था, और एक ही काटने के बाद उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। और उस सूप की तुलना में खून कुछ भी नहीं है। उसने सब कुछ खत्म कर दिया और टिप्पणी की कि यह अच्छा था। उसके शरीर से शक्ति निकल रही है। उसने एमिली से कहा कि वह टहलने जा रहा है। वह देखना चाहता था कि क्या ये काम करता है। हमारे एमसी बाहर निकल गए। वह डचे को देखने वाले एक पहाड़ पर पहुंचे। उसे वहां आए हुए काफी समय हो गया था। वह पिछले 2 सप्ताह से इसका इंतजार कर रहा था। ये वह समय था जब इलेन अपनी नियमित रिपोर्ट के लिए वहां नहीं था। वह आमतौर पर उस स्थान पर जाता है जब वह अकेला रहना चाहता है। फिर एक दिन इशिल को एक प्राप्त हुआ। प्रकाश के देवता लुमेल से दिव्य रहस्योद्घाटन ने कहा कि एक प्राचीन मंदिर पहाड़ों में कहीं छिपा हुआ है। वह वास्तव में पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वास्तव में एक जगह थी जहां मन का प्रवाह केंद्रित था, और निश्चित रूप से दिव्य रहस्योद्घाटन अभी भी होना बाकी है। केवल कनान को ही इस बात का पता चला जब उसने अपने हाथ से जमीन को छुआ और उसकी शक्ति उस क्षेत्र में फैल गई जहां वह था। मुस्कुराया क्योंकि उसने सोचा कि कैसे एशेल को पता नहीं है कि वह अभी क्या कर रहा है। जमीन बिखर गई थी और इसने एक भूमिगत जमीन मार्ग का खुलासा किया। उसने अंदर जाने का फैसला किया। उसने देखा कि यह पिछली बार से अलग था जब वह वहां गया था। वह स्थान एक प्राचीन मंदिर था जो सेवा करता था प्रकाश के देवता लुमेल। जब तक उस भूमि पर सभी इतिहास मिट नहीं गया था। ये 300 साल पहले हुए दानव युद्ध के देवता के कारण था। कौन कभी सोच सकता था कि यह जगह उसके आगे महल के ठीक पीछे पहाड़ों में मौजूद है। एक कुर्सी पर चमकती तलवार। इसे मंदिर का स्वामी माना जाता है। 9939 नींव से पहले 12 अगस्त मानवता अंततः दानव राजा की सेना को वूज से बाहर निकालने में सफल होती है। दानव राजा की सेना मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, लेकिन मनुष्यों को भगवान के हथियार नामक प्राचीन अवशेष मिले। उन्हें उन अवशेषों में से एक पर विजय प्राप्त करने की अनुमति देना दुरांडी के एक पवित्र तलवार थी जिसे प्रकाश के देवता लुमेल ने आशीर्वाद दिया था। तलवार को राक्षसों के खिलाफ मानवता की जीत का मुख्य कारण माना गया था, और सायन में उसकी दयनीय मृत्यु होगी भविष्य उस तलवार के कारण जो एशेल वर्ड के पास होगी। उसने यह विचार मन में रखा कि शायद ड्यूरन डाक का उसके प्रतिगमन से कुछ लेना देना था। उसने तलवार को छुआ और जैसा कि उसने उम्मीद की थी कि कुछ नहीं हुआ, उसने हताशा में तलवार को लात मारी। उसने कहा कि इसने उसका मूड खराब कर दिया। उसने ये कहते हुए उसका मजाक उड़ाया कि पवित्र तलवार मेरी गांड। उसने अपने व्यवसाय की देखभाल करने का फैसला किया और फिर छोड़ दिया। उसे पता नहीं था कि तलवार भी परेशान थी। एक बार जब वह प्रकाश से गुजरता है तो एक छाया होती है जो दूसरी दुनिया की लगती है।
सेन ने पहली नज़र में इसे पाया। यह एक जैसा लग रहा था तलवार छाया, लेकिन ये छाया नहीं थी। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा भी होना चाहिए। उसने अपनी शक्ति से इसे भर दिया। इसने एक मार्ग प्रकट किया जो प्रकाश की वेदी द्वारा छिपे दूसरे कमरे की ओर जाता है। हमारे एमसी ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसकी तलवार लाल रंग में चमक रही थी। कुर्सी के शीर्ष पर उसने अपनी तलवार से कहा कि इसे देखकर अच्छा लगा। सियान ने उसकी तलवार पकड़ ली। ये राक्षसी तलवार कुम थी, वही तलवार जो वह मरने से पहले चला रहा था। जिस क्षण उसने इसे छुआ, उसने एक शक्तिशाली ओम आभा प्रकट की। उसने गुड मॉर्निंग कहा कैम, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तो उसने सोचा कि क्या वह अभी भी जागा नहीं है। सायन प्रसन्न था। उसके लिए यह परिचित भावना सबसे अच्छी थी कि उसने उसे वहीं कुछ मारना चाहा और फिर तेज आंखों वाली एक छाया जमीन पर दिखाई दी। उसने सायन से पूछा कि क्या उसे कोई डर नहीं है। कैरम ने पूछा कि क्या वह नहीं जानता कि उसे जगाने का क्या मतलब है। सियोन ने लापरवाही से उत्तर दिया कि वह नहीं जानता और यह हो सकता है कि इसका मतलब है कि तलवार उसकी है। अब छाया बड़ी और डरावनी हो गई। इसने सैन को सूचित किया कि जब से वह जागा है एक राक्षसी तलवार को अब पछतावा करने में बहुत देर हो चुकी थी। छाया जीवन और इसने कई नुकीले दांतों का खुलासा किया, ये दावा करते हुए कि कैनन का शरीर उसके स्वामित्व में होगा। लेकिन कुम को आश्चर्य हुआ कि सियान ने लापरवाही से उसका गला घोंट दिया। सियान ने उससे कहा कि वह इससे पहले कि छाया फीकी पड़ने लगे और एक मानवीय चेहरा प्रकट हो जाए, यह इतना बेकार नहीं था। कुम को आश्चर्य हुआ कि सायन उसे कैसे छू सकता है, जैसे कि कोई उत्तर हो। सी ने दोहराया कि तलवार उसकी है। कुम के पास गुलाबी लंबे नुकीले नाखून थे। उसने सायन पर हमला किया और चिल्लाया, भाड़ में जाओ। सयान अपनी पकड़ खो दी और कैरम पीछे की ओर कूद गया। जब कुम पूरी तरह से प्रकट हुआ तो पता चला कि वह एक महिला थी। उसने कैनन से पूछा कि वह कौन था। वह उसके चारों ओर एक अंधेरे आभा को देख सकती थी। उसने पूछा कि क्या वह उत्तराधिकारी था। उसने पूछा कि वह उससे अरु की आभा क्यों महसूस कर सकती थी। एस ने उत्तर दिया कि वह सही है और वह अरु का उत्तराधिकारी है। उसने एक शैतानी मुस्कान पहनी और उसे बताया कि उसका स्वामी वापस आ गया है। उसने उसे झुकने का आदेश दिया। उसने उसे राक्षसी तलवार कहा। कैरम ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ एक बच्चा है, वह इसे स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की। सियोन को पता चला कि शब्द पर्याप्त नहीं थे। राक्षसी तलवार का अंतिम लक्ष्य उपयोगकर्ता के शरीर पर कब्जा करना है, जिसने उसे कोई विकल्प नहीं छोड़ा। उसने उस पर आसानी से जाने की योजना बनाई, लेकिन फिर सियोन मुस्कुराया और सक्रिय हो गया। राक्षसी तलवार नियंत्रण अचानक कैरम को जमीन पर खींचा जा रहा था और प्रभाव ने उसे करा दिया। इसने उससे कहा कि वह सिर्फ एक बार कहेगा। उसने पूछा कि वह उसे अपने मालिक के रूप में क्यों स्वीकार नहीं करेगी, जबकि वह अभी भी अच्छा है। वह उसे पीसती है दांत जब वह उससे पूछती है कि वह उस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता है। तो उसने फिर से राक्षसी तलवार नियंत्रण सक्रिय कर दिया और इससे उसका चेहरा जमीन पर गिर गया। उसने ऐसा बार बार किया। उसका पूरा सिर पहले से ही जमीन में गहरा दफन है। सैन ने पूछा कि क्या वह अब स्वीकार करने के लिए तैयार है। कुम ने जवाब दिया कि उसने स्वीकार कर लिया है। फिर भी उसने मानव को बुलाया। सायन फिर से राक्षसी तलवार नियंत्रण को सक्रिय करने वाला था, लेकिन उसने रोक दिया जब कैरम ने खुद को सही किया और उसे मास्टर कहा। अब जब उसने उस स्थान पर अपने व्यवसाय का ध्यान रखा था तो सायन ने सोचा कि क्या उसके जाने का समय हो गया है, चूंकि वह बहुत लंबे समय से चला गया था। तलवार के रूप में कैरम ने व्यक्त किया कि बहुत समय हो गया है जब से उसने ताजी हवा में सांस ली थी। उसने खुद को तलवार से बाहर निकाल लिया। वह आंखों, मुंह और गुलाबी बालों के साथ एक काले गुब्बारे की तरह लग रही थी। वह ये व्यक्त करने में प्रसन्न थी कि उसे ये ताज़ा लगा। उसने अपने मालिक का नाम पूछा। सेन ने अपना पूरा नाम बताया। उसने टिप्पणी की कि उसने पहले कभी यह नाम नहीं सुना था। एक बार फिर उसने पूछा कि क्या अरु ने वास्तव में उसके जैसे बच्चे को चुना है। सी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पिछले जन्म में वह भ्रमित था। कुमसेन ने समझाया कि वह एक बार पहले मर गया था। उसके मन में कैरम ने सोचा कि क्या बकवास है और फिर उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो वे दूसरी तलवार के सामने थे। उसने टिप्पणी की कि वह अभी भी सो रहा है। सयान ने टिप्पणी की कि तलवार को अपने मालिक के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। कुम ने टिप्पणी की कि कैनन ऐसे बात करता है जैसे वह भविष्य जानता हो। उसने अपनी तलवार पकड़ ली और अचानक से रुख अपना लिया। उसने उनके सामने तलवार का हैंडल काट दिया। कैरम आश्चर्यचकित था। उसने उससे पूछा कि उसने इसके साथ क्या करने की योजना बनाई है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा कि यह भविष्य में चीज़ों को थोड़ा और दिलचस्प बना सकता है, कैरिज कर सकता है। सूर्यास्त के समय उसे महल से दूर जाते हुए देखा जा सकता है, फिर वह तब तक धीमा होता है जब तक वह रुक नहीं जाता। सेन ने अपनी छाती पर एक ढाल पहन रखी है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह दिन आ चुका है। उसने सोचा कि समय कैसे उड़ जाता है। सेन ने ड्यूक के आगमन पर उसका स्वागत किया। ड्यूक ने उससे कहा कि यह आखिरी बार होगा जब वह उससे पूछेगा। उसने पूछा कि क्या सियोन अभी भी युद्ध के मैदान में जाने के लिए दृढ़ है। उसने कहा कि अगर वह अब पीछे हटना चाहता है तो वह उसे विश्वास के साथ नहीं रोकेगा। सी ने घोषणा की कि वह निश्चित है क्योंकि उसका दिल पहले से ही युद्ध के मैदान में है। ड्यूक ने यूलेन को खोलने का निर्देश दिया। उसके पास क्या था? यूलेन एक स्क्रॉल पकड़े हुए है। सी ने पहचाना कि यह एक जादुई स्क्रॉल था। उसने सोचा कि क्या वे कुछ बुला रहे हैं। यूलेन ने जादुई स्क्रॉल जारी किया और उसके शरीर पर आग की लपटों वाला एक प्राणी उनके सामने प्रकट हुआ। इस प्राणी के पंजे में तीखे सील पंजे थे। यह एक था हेलहाउंड, लेमिया घाटी से एक निम्न श्रेणी का राक्षसी जानवर। सायन ने सोचा कि उसके पिता और शूरवीरों को परीक्षा की तैयारी करने में बहुत कठिनाई हुई होगी। शूरवीरों ने तलवार पर अपना हाथ रखा।
सायन ने ये देखा और सोचा कि शूरवीर कैसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जब ये खतरनाक हो जाता है तो ड्यूक ने उससे कहा कि वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ड्यूक ने उससे आग्रह किया कि वह ये साबित करे कि उसका संकल्प कितना मजबूत है। परीक्षण पास करके और उन्हें दिखाकर योलेन ने इस परीक्षण के बारे में सोचा। उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने वह समय याद किया जब कनान ने उसे उस समय द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया। सायन ने समझाया कि उसके पिता से किए गए वादे की समय सीमा तक केवल 3 दिन शेष हैं। उसने सोचा कि वह अपनी तलवार को हवा में लहराता नहीं रह सकता। उसने योलेन से कहा कि वह एक द्वंद्व युद्ध करना चाहता है, एक असली लड़ाई की भावना भी। तो उसने पूछा। योलेन उसकी मदद करने में हिचकिचा रहा था, इसलिए उसने सियान को उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करने का सुझाव दिया जैसे कि युवा मास्टर क्रैन। सियान ने समझाया कि किसी कारण से क्रैन जब भी उसे अपने सिर में देखता है तो भाग जाता है। योलेन ने सोचा कि यह एक परेशानी थी। योलेन अंततः सहमत हो गया। उसने सायन को सूचित किया कि वह केवल अपनी तलवार की म्यान से लड़ेगा और वह केवल रक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा, इसलिए वह सी को उस पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वह चाहता है। सैन ने योलेन को धन्यवाद दिया। उसने उससे कहा कि उसके पास पूछने के लिए एक और एहसान है। माहौल बदल गया और एक गंभीर स्वर में उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति। उसने योलेन से कहा कि द्वंद्व में जो कुछ भी होता है योलेन को इसके बारे में ड्यूक को नहीं बताना चाहिए। उसने जोर दिया कि यह एक आदेश था जिसने ओलेन को हैरान कर दिया। सीन ने उस पर हमला किया। ओलेन अपनी तलवार से इसे रोकने में सक्षम था, लेकिन उसने महसूस किया कि हमला था भारी। वह विश्वास नहीं कर सकता कि यह एक 10 साल पुरानी तलवार से आया है, इससे पहले कि वह अपने रुख में वापस आ पाता। हमारे एमसी ने फिर से हमला किया। उसने ये भी देखा कि कैनान कितनी तेजी से चलता है और वह आश्चर्यचकित था जब अचानक वह दृष्टि से बाहर हो गया। उसने सोचा कि कब कैनन गायब हो गया और फिर उसे लगा कि वह पीछे है। वह सही समय पर बचाव करने में सक्षम था। कैनान ने उस पर लगातार हमला किया। उसने वास्तव में इस द्वंद्व को गंभीरता से लिया। हमारे एमसी ने हमला करते समय अपना सब कुछ दिया, लेकिन ये सब योलेन द्वारा विक्षेपित कर दिया गया। उसने उल्लेख किया कि उसने सोचा था कि वह उसके खिलाफ नहीं जीत सकता है, फिर भी उसने योलेन को धन्यवाद दिया अपनी कड़ी मेहनत के लिए। कुलन की सांस उथली और तेज हो गई। उसने मन ही मन युवा मास्टर की प्रशंसा की। वह विश्वास नहीं कर सकता कि कमजोर युवा मास्टर सेन इतना बड़ा हो गया था। वर्तमान समय में वापस एलेन ने सोचा कि उसका अनुमान सही था, युवा मास्टर उस पर काबू पा सकता है। परीक्षण नरक कुत्ता तेजी से आगे बढ़ा। सेन ने उसके हमले का अनुमान लगाया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, वह जोर से दहाड़ा। उसकी नज़रें कैनान पर केंद्रित थीं। वह सी के पास से गुजरा। सेन समझ गया कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक राक्षस से लड़ना अभी भी बहुत ज़्यादा था। वह जानता था कि उसे लड़ाई को समाप्त करना होगा। जितनी जल्दी हो सके हेलहाउंड ने फिर से हमला करने की तैयारी की, लेकिन सियोन ने अपने अगले हमले के साथ इसे मारने की योजना बनाई थी। उसने एक लड़ाकू रुख अपनाया और जब हेलहाउंड ने उस पर हमला किया तो उसने उसकी गर्दन को निशाना बनाया। वह हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपनी तलवार से उसकी खोपड़ी को छेद दिया। शूरवीरों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ड्यूक प्रसन्न था। सायन ने नरक के कुत्ते की लाश को देखा। उसकी गर्दन से बहुत खून बह रहा था। उसने सोचा कि यह व्यर्थ है, क्योंकि इतने खून से कुछ बोतलें भर सकती थीं, लेकिन अगर उसने वहीं ऐसा कुछ किया तो लोग सोचेंगे कि वह पागल है। ड्यूक ने ताली बजाई क्योंकि उसने प्रभावशाली होने के लिए सेन की प्रशंसा की। उसने सायन से कहा, फिर मैं तुम्हें युद्ध के मैदान में देखूंगा। सेन ने अपने पिता का धन्यवाद किया। कैरम उसके कंधे में एक छोटे से धुएं के रूप में दिखाई दिया। उसने उससे उग्रता से पूछा कि क्या वह उसे रसोई के चाकू की तरह दिखती है। सी बेपरवाही से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, आप एक राक्षसी तलवार हैं। आप ऐसा क्यों कहेंगे? कैरम ने उत्तर दिया, तो मुझे इस्तेमाल करो, लानत है। उसने चिल्लाया कि उसे ताकत हासिल करने के लिए खून की जरूरत है। उसने लाश को देखा और एक घूंट पीने की इजाजत मांगते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। सेन ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और जानलेवा इरादे से उसने उससे कहा कि जल्द ही वह अपने दिल की इच्छा के अनुसार उसका इस्तेमाल करेगा। उसने उससे कहा कि वह इसके लिए तत्पर रहे। कैरम ने शिकायत की कि उसे उस समय के दौरान उसे जगह देना चाहिए था। फिर थोड़ी देर बाद एक राक्षस आया। उत्तर पश्चिम में दिखाई देने पर ड्यूक ने उन्हें आदेश दिया, रक्षा की एक पंक्ति स्थापित करें और राक्षस को तुरंत नीचे ले जाएं। उसने सभी से कहा कि किसी को भी जीवित न छोड़ें। शूरवीरों ने मोक्ष का संयम शुरू करने के लिए चिल्लाया। हवा में एक उज्ज्वल पीले निशान ने क्षेत्र को रोशन कर दिया। राक्षसों और प्रतिबंधों के नीचे एक जादुई चक्र बन गया। उस घेरे से राक्षसों को स्थिर करते हुए ड्यूक ने शूरवीरों को हमला करने का आदेश दिया। उन्होंने उस क्षेत्र में राक्षसों को काट डाला। राक्षस जोर से दहाड़ रहे थे, लेकिन शूरवीर ने बहादुरी से अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने आसानी से राक्षसों को काट डाला। इस बीच सायन घोड़े पर सवार होकर उन्हें देख रहा था, जबकि एमिली उसके पीछे मौत से डरी हुई है। उसने आंसुओं की नदियां बहा दी क्योंकि उसने युवा मास्टर से पूछा कि वह ऐसी जगह क्यों आना चाहता है। अंदर से इनको पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। ड्यूक ने उससे पूछा कि अग्रिम पंक्ति में होना कैसा लगता है। कैनन ने स्वीकार किया कि वह एक थोड़ा घबराए। ड्यूक ने उससे कहा कि जैसा उसने देखा था वह कभी नहीं जान पाएगा कि वह ऐसी जगह पर कब मर जाएगा। उसने उसे सलाह दी कि वह कभी भी अपनी सुरक्षा कम न करे। उसने उत्तर दिया कि वह इसे ध्यान में रखेगा। वह जानता था कि सामने की गलियों में ऐसी परिस्थितियां आरेडे में एक दर्जन आमतौर पर एक दिन में 3 से 4 लड़ाइयां होती हैं और हर लड़ाई का अपना विस्तृत प्रतिक्रिया मैनुअल होता है, जिसमें सक्षम शूरवीरों को उन सभी राक्षसों की देखभाल के लिए कोर के रूप में रखा जाता है जो बेस कैंप में अग्रिम पंक्तियों को पार करने की कोशिश करते हैं।
वह तीर जिसे उसे सौंपा गया था सबसे पीछे वाले क्षेत्र में है जहां ये सबसे सुरक्षित है और क्षेत्र के गार्ड अनुशासित हैं। वह कैरम को खिलाने का मौका नहीं देख सकता था। उसने सोचा कि क्या उसे रात के खाने के समय तक इंतजार करना होगा। उसने देखा कि एमिली कांप रही थी कंबल। उसने जवाब दिया कि ड्यूक ने हमें नहीं बताया। उसने आगे कहा कि हमें नहीं पता कि हम कब और कहाँ मरेंगे। सी ने पूछा कि वह अपना सामान पैक करके वापस क्यों नहीं आ रही है। वह जोर से चिल्लाई, क्या आपको लगता है कि मैं आ सकती हूँ जब आप भी नहीं आ सकते? मेरे बिना कुछ भी करो। थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ उसने उससे कहा कि अगर वह भाग गई तो सभी जगह राक्षसों के साथ उसकी देखभाल कौन करेगा। उसने उसे जाने का निर्देश दिया क्योंकि यह पहले से ही खाने का समय है। सियोन ने उससे उस केप के बारे में पूछा जो उसने अनुरोध किया, लेकिन एमिली ने एक शब्द भी कहे बिना उसे तंबू में छोड़ दिया। सैन ने उसे वापस पकड़ लिया झुंझलाहट, लेकिन वह सोच रहा था कि क्या होगा यदि वह उसे भगा दे। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने अपने मालिक के साथ ऐसा व्यवहार किया था। बाद में उस रात सी ने एक गुड़िया को बिस्तर पर लिटा दिया जो उसके जैसी दिखती थी। उसने उसे एक कंबल से ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस पर सो रहा था। बिस्तर, उसने सोचा कि वह पर्याप्त कवर था। एमिली ने उससे पूछा कि क्या वह उस जगह पर भी व्यायाम करने की योजना बना रहा है। उसने हाँ में उत्तर दिया और पूछा कि क्या उसने उसे जगाया था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं क्योंकि उसने मेहनती होने के लिए उसकी प्रशंसा की। उसने कहा कि ड्यूक को गर्व होगा अगर उसे पता चल जाता तो। उसने अपना हुड पहन लिया और उसे बताया कि वह जा रहा है। उसने उसे हमेशा की तरह चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहा क्योंकि वह तंबू छोड़ने वाला था। उसने उसे बताया कि वह सो रहा था। सयान जानता था कि चूंकि वे अग्रिम पंक्ति में है, गार्ड की ड्यूटी मजबूत की गई है। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। यदि वह मौका नहीं लेता तो स्वतंत्र रूप से घूमना मुश्किल हो जाता। उसने अपने कौशल का उपयोग किया। घना कोहरा, 3 चाल, कोहरा उतर रहा है। वह अपनी याददाश्त पर भरोसा कर रहा है और चला गया। राक्षसों के टन के साथ एक जगह के लिए ये करम कैंप का उपयोग करने के लिए एकदम सही जगह थी। ब्लू की मजबूत गंध पर उत्साहित हो गया। वह अपने मालिक से कहा कि उसे नहीं लगता कि वह खुद को रोक सकता है। उसने उससे जल्दी से आगे बढ़ने का आग्रह किया ताकि वह कुछ काट सके। कई नरक के राक्षसों ने उन पर हमला किया। सियोन ने उसके साथ सहमति व्यक्त की और उससे वादा किया कि वे वही करेंगे जो उसे अच्छा लगे। सेन और कुम ने आसानी से काट दिया। राक्षस स्पष्ट रूप से इस रक्तपात का आनंद ले रहे थे। सेन ने कोहरे की तलवार को सक्रिय कर दिया और कोहरे के तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए उसने कई राक्षसों को काट डाला। कुछ क्षण बीतने के बाद उसने राक्षस की लाश में एक ट्यूब चिपका दी। ट्यूब के अंत में एक मग इंतजार कर रहा था। उसने पानी निकाल दिया इस विधि के माध्यम से रक्त, और फिर उसने ताज़ा खून पी लिया। वह एक पागल आदमी की तरह लग रहा था जब उसने कहा कि यह सामान है। कैरम भी उत्साहित था। उसने टिप्पणी की कि यह पहली बार है जब वह जागने के बाद इतना ताज़ा महसूस कर रही थी। सीन ने उससे कहा कि वे प्रशिक्षण जारी रखेंगे। इस तरह उसने उससे पूछा कि उसे लगता है कि उन कुत्तों को मारकर उन्हें मजबूत होने में कितना समय लगेगा। उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे कई नरक के कुत्ते इकट्ठे हुए हैं। उसने राक्षसों को महसूस किया। उसने कैरम को आश्वस्त किया कि चिंता न करें क्योंकि रात जवान है और बहुत सारे हैं राक्षस। कैरम उत्साहित हो रहा था। राक्षस, नरक के कुत्ते, विशालकाय मगरमच्छ, आप नाम बताए। उसी रात कई शूरवीरों द्वारा अनुरक्षित एक गाड़ी पहाड़ों में यात्रा कर रही है। चांदी के बालों वाली एक लड़की गाड़ी के अंदर है। किसी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अग्रिम पंक्ति बहुत खतरनाक है। लड़की के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद महिला ने सुझाव दिया कि वे वापस चले जाएं। लड़की ने उससे कहा कि वह उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार न करे। उसने उससे कहा कि वह साम्राज्य की शाही राजकुमारी है। थोड़ी झुंझलाहट के साथ उसने उससे पूछा कि उसे कितनी बार याद दिलाना होगा कि वह उसकी सहायता करने के अपने कर्तव्य से बंधी है। अपने दौरे में पिता ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह फिर से इसका जिक्र करता है तो वह पागल हो जाएगी। महिला ने जवाब दिया कि वह समझ गई है और फिर उसने खबर के साथ विषय बदल दिया कि वट परिवार का सबसे छोटा बेटा अग्रिम पंक्ति में है। उसने कहा कि वह उसकी उम्र लगभग उसी के बराबर होनी चाहिए। राजकुमारी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ड्यूक वट अपने सबसे छोटे बेटे को साथ लाया है। उसके परिचारिका ने उसे बताया कि ड्यूक वास्तव में बच्चे को लाने की योजना नहीं बना रहा था। फिर भी बच्चा स्वयं ही स्वेच्छा से आगे आया क्योंकि वे दोनों एक ही उम्र के हैं। परिचारिका ने सुझाव दिया कि राजकुमारी और बच्चे को साथ रहना चाहिए। राजकुमारी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसे इसमें कोई रुचि नहीं है। उसने ये कहकर बातचीत समाप्त कर दी कि वह सोने जा रही है। कुछ धड़कनों के बाद परिचारिका ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। राजकुमारी ने बच्चे का नाम पूछा। परिचारिका ने उत्तर दिया कि उसका नाम कैनान वर्ट है। उसने नाम दोहराया और मन ही मन नोट कर लिया। राजकुमारी को तब पता चला कि वाइफू उम्मीदवार नंबर 1 को एक राक्षस मिला था जो उसकी मौत के लिए एसिरजू था। ड्यूक ने यह जांचने का आदेश दिया कि क्या कोई घायल हुआ है। ड्यूक को बताया गया कि हर कोई ठीक है। ड्यूक ने उनकी कड़ी मेहनत के लिए उनकी प्रशंसा की और सभी को जाने का आदेश दिया। वापस आकर ड्यूक ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि आखिरी उड़ने वाले राक्षस को किसने मारा था, जो कि सायन था। ड्यूक ने सायन से पूछा कि वह अग्रिम पंक्ति में कैसे समायोजित हो रहा है। सायन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया कि वह हर दिन कुछ नया सीख रहा है। ये वह नहीं था जिसकी ड्यूक ने अपेक्षा की थी। उसने सोचा कि सायन जल्दी वापस आना चाहेगा। उसने टिप्पणी की कि उसके बेटे ने काफी समय तक सहन किया है और उसने उससे कहा कि उसे सायन पर गर्व है जिसने ड्यूक के जाने से पहले सायन को अचंभित कर दिया। उसने सायन से कहा कि उसे उससे कुछ बात करनी है कल, इसलिए वह चाहता था कि वह सुबह जल्दी ही उसके तंबू में आ जाए।
वह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने अपने पिता की दयालुता को पहले कभी नहीं देखा था। रात आ गई और एक भयानक माहौल था। एक लंबे शरीर वाला राक्षस भूमिगत से बाहर आया। सौभाग्य से कनान अपने पैरों पर तेज था, इसलिए वह इससे बच गया। यह एक मौत का कीड़ा था। यह अंत में बहुत बड़ा है। इसके शरीर में तीखे दांत होते हैं और यह आमतौर पर घाटी में गहराई में दिखाई देता है। कुम ने कहा कि उसके मालिक को संघर्ष करना पड़ रहा होगा, इसलिए उसने इसके बजाय इसे संभालने की पेशकश की, लेकिन केन मूर्ख नहीं था क्योंकि वह उसकी योजनाओं से अवगत था। कुम ने इनकार किया कि यह उसका इरादा था। उसने वादा किया था बस इसे थोड़ी देर के लिए उपयोग करने के लिए, फिर वह उसे मौत कीड़ा के शरीर को संभालने की अनुमति देगी। खुरदरी सतहों पर थोड़ा सा धुआं था। कायम ने बताया कि डेथवर्म तुरंत किसी भी उतले घाव को पुनर्जीवित कर देता है, इसलिए उस पर हमला करना बेकार होगा। सियान जानता था वह सही है और उसे हमेशा के लिए जारी रखना पड़ सकता है उस दर पर। यह पहले से ही 1 महीना हो चुका था जब से सियोन सामने की पंक्तियों में गया था। उसने अनगिनत राक्षसी जानवरों का खून पी लिया था, लेकिन उसे लगा कि अभी भी पर्याप्त नहीं था। डेथवर्म ने उस पर हमला किया और कैनान ने सोचा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने निर्णय लिया कैम जो भी योजना बना रहा है उसके साथ खेलने के लिए। कैम जंगली होने के लिए उत्साहित हो गया। उसने मोटी कोहरे के 9वें रूप राक्षसी तलवार की अभिव्यक्ति को सक्रिय कर दिया। कुम ने कुम से सिर्फ एक तेज आंदोलन के साथ अपनी मोटी त्वचा को फाड़ने का फैसला किया। डेथवर्म को अपने शरीर पर कई चोटें आईं। डेथवर्म खून बहने लगा। अगला सक्रिय कौशल कोहरे की तलवार था। 8 फड़फड़ाते पैडल। वह डेथवर्म के शरीर के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ा जबकि उसे काट रहा था। डेथवर्म अपनी ताकत खो रहा था। उसका खून पूरे क्षेत्र में बरस रहा था जब तक कि उसका शरीर टुकड़ों में अलग नहीं हो गया। इस बीच ड्यूक की पार्टी ने एक लाश की जांच की, एक राक्षस की, और उन्होंने देखा कि इसे मारे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। योकेन ने देखा कि मन काफी प्रभावशाली था। उसने मान लिया कि यह एक राक्षस द्वारा किया गया हो सकता है। ड्यूक ने जवाब दिया कि अगर कोई राक्षस है तो वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते। इसमें शामिल लोगों ने सभी को क्षेत्र का निरीक्षण करने और शव को तुरंत जलाने का निर्देश दिया। ड्यूक ने इसका बारीकी से निरीक्षण किया क्योंकि तलवार के निशान परिचित लग रहे थे। वह सोच रहा था कि क्या ये डेजावू था। फिर उसे एलेन ने कुछ देखने के लिए बुलाया। योलेन ने अपनी मशाल उठाई क्षेत्र को रोशन करने के लिए। यह एक लाश थी, एक डेथवर्म। ड्यूक आश्चर्यचकित और उत्सुक था कि इस तरह के डेथवर्म को किसने मारा होगा। यह वही डेथवर्म है जिसे हमारे एमसी ने मारा था। उसने सोचा कि यह वह संगठन हो सकता है जिसे वह राक्षसी तलवार अभिव्यक्ति के बारे में जानता था। कामम ने सियान के शरीर पर कब्जा कर लिया ताकि वह अपनी असली शक्तियों का उपयोग कर सकती है, लेकिन वह पूरी तरह से सियोन पर कब्जा कर सकती है यदि वह अपनी रक्षा कम कर देता है। यही कारण है कि सियोन ने सोचा कि कैरम को सिर्फ एक राक्षस को मारने देना वास्तव में पागलपन है। वह पूरे शरीर में दर्द महसूस कर उठा। उसने सोचा कि यह एक अच्छी बात थी। उसने वह सारा राक्षसी जानवर का खून पी लिया। अगर यह 1 महीने पहले हुआ होता तो उसका शरीर टूट गया होता। कुम ने अचानक कहा कि अब उसे सब कुछ मिल गया है। सियोन उसकी बात समझ नहीं पाया। उसने समझाया कि यह सिर्फ कैनान का बाहरी रूप था जो एक बच्चे का है, लेकिन वह एक की तरह कार्य या बात नहीं करता है। कुम ने देखा कि जिस स्तर पर उसने उसे संभाला वह पहले टिम के लिए बहुत कुशल है। इसके अलावा वह लामिया घाटी की पूरी भूगोल भी जानता था और उसकी तलवार की तकनीक मिस्ट्स की है और ऐसा लगता है जैसे वह प्रशिक्षित किया था कम से कम 30 साल तक। और कैनन ने यह खुलासा किया कि वह पहले ही एक बार मर चुका है, जिससे कामम को यकीन हो गया कि वह एक रिग्रोसर है। सियान ने उसे ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख है। उसने उससे पूछा कि क्या ये निहित नहीं था। जब उसने उसे बताया कि वह पहले ही मर चुका है उसने सोचा कि उसने इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया है। कुम अवाक रह गई। फिर वह गुस्सा हो गई और चिल्लाई कि यह कैसे स्पष्ट था जब उसने बकवास नहीं समझाया था। सैन ने जवाब दिया कि वह इसके लिए बहुत आलसी है। कुम ने विषय बदल दिया और टिप्पणी की कि सियोन को मारना कठिन रहा होगा। उसने उसके साथ क्या हुआ इस पर कुछ सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए उसे दुरंदी आग के मालिक ने मार दिया था और 2 संभावनाएं हैं कि वह या तो द्वंद्वयुद्ध में मारा गया था या उसके साथ विश्वासघात किया गया था और उसे बाद में एक मजबूत आभास था। सियान ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि वह देखता था पवित्र तलवार जैसे उसने गंदगी पर कदम रखा हो। अगर वह उससे यह नहीं बता पाती तो वह मूर्ख होती। फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि सायन का लक्ष्य बदला लेना रहा होगा। उसने उसे कुछ सलाह दी कि अगर वह उसे लड़खड़ाते या हारते हुए पकड़ लेती है तो वह निगल जाएगी। उसे उठाकर उसने उसके सिर पर तमाचा मारा और उसे याद दिलाया कि उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए क्योंकि वह मूर्ख नहीं है। कुम को सिर में चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सयान ने टिप्पणी की कि वह बिल्कुल नहीं बदली है, वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी वह उसके पिछले जीवन में थी। सियोन फिर तंबू से बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि क्या हो रहा है क्योंकि यह अव्यवस्थित लग रहा था। एमिली ने उसे जल्दी में बधाई दी। उसने उससे पूछा कि क्या कुछ हुआ है। एमिली ने बताया कि घाटी के प्रवेश द्वार के पास उच्च स्तरीय राक्षस पाए गए थे। सियोन थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसने सोचा था वह शायद डेथवर्म के बारे में बात कर रही थी। एमिली ने कहा कि शिविरों के पास एक उच्च स्तरीय राक्षस को देखे हुए बहुत समय हो गया था। सेन ने पूछा कि क्या ऐसी कोई और चीज़ है जो उसे पता है जिससे वह भ्रमित हो गई थी। फिर उसने पूछा कि क्या ऐसा कुछ और था, किसी संदिग्ध व्यक्ति के देखे जाने या सायन के बारे में कुछ होने के कारण। लेकिन एमिली के उत्तर देने से पहले ओकेन ने यंग मास्टर को फ़ोन किया। उसने हमारे एमसी को सूचित किया कि ड्यूक उसे तुरंत देखना चाहता है। सायन थोड़ा घबराया हुआ था। उसने स्थिति को एक दर्द के रूप में सोचा जिसे सायन बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
कल रात को लाशों की देखभाल करना मुश्किल हो गया क्योंकि सैनिक अचानक कहीं से प्रकट हो गए। उसने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसे लगा कि अकादमी में प्रवेश करने से पहले एक शांत जीवन का आनंद लेने की उसकी योजना बर्बाद हो जाएगी। वह ड्यूक के तंबू में गया और उसका अभिवादन किया। उसने मान लिया कि उसके पिता को पता चल जाएगा कि वह वही था जिसने राक्षसों को मारा था। ड्यूक ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया। सायन चिंतित था कि उससे कल की घटना के बारे में पूछा जाएगा। ड्यूक ने उसे बैठने के लिए कहा। कैनन गंभीर और घबराया हुआ लग रहा था क्योंकि वह भयानक बातचीत की आशंका कर रहा था। वह इस बात पर गंभीरता से सोच रहा था कि वह किस तरह का बहाना बनाएगा। ड्यूक ने उससे कहा कि मैं सीधा हो जाऊंगा। उसने सीधे तौर पर केन से पूछा कि वह कल रात क्या कर रहा था। केन ने जवाब दिया कि वह जल्दी सो गया क्योंकि वह थका हुआ था। ड्यूक को यह संदिग्ध लगता है क्योंकि तलवार के निशान उसे सियान की तलवार तकनीक की याद दिलाते हैं। ड्यूक सोचने लगा कि वह बस ज्यादा सोच रहा था। ये सियान ने पूछा कि ड्यूक ने उससे इस बारे में क्यों पूछा। ड्यूक अपने विचारों में लीन था। उसने खुद को तर्क दिया कि एक बच्चे के लिए जो सियान जितना छोटा है, डेथवर्म को मारना असंभव है। ये देखकर कि उसके पिता विचलित थे, उसने उनका ध्यान आकर्षित किया। उसके पिता ने यह मान लिया कि वह पहले से ही कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में उसके पिता को पता था कि उसके पिता ने इस बारे में और अधिक जांच करने का फैसला किया और उन्हें संदेह है कि यह एक गुप्त संगठन का काम था। मिस्ट हमारे मास्टर ने तब बहाना किया कि यह पहली बार था जब उन्होंने मिस्ट के बारे में सुना था। ड्यूक ने फिर समझाया कि मिस्ट एक गुप्त संगठन है, संगठन जो प्राचीन काल से अस्तित्व में है। वे अपने लक्ष्यों को नहीं जानते हैं लेकिन उन्होंने शुद्धिकरण के बहाने अनगिनत रईसों की हत्या कर दी है। वे जहाँ भी जाते हैं एक काला कोहरा छोड़ने के लिए कुख्यात हैं, लेकिन एक दिन वे गायब हो गए। उन्हें आखिरी बार 100 साल पहले देखा गया था, लेकिन कल रात के डेथवर्म की लाश काले कोहरे में लिपटी हुई थी। काला कोहरा अरु द्वारा छोड़ा गया निशान है, अंधेरे का देवता, वही भगवान जिसकी पूजा धुंध द्वारा की जाती है और उनकी शक्ति का स्रोत है। और ड्यूक का यह अनुमान है कि यह था मिस्ट जिसने डेथवर्म और अन्य राक्षसी जानवरों को मार डाला। सेने के अंदर गहरे में उसके पिता को आश्चर्य हुआ कि वह अपराधी को पहचानने में सक्षम था, जबकि संगठन को आखिरी बार 3 शताब्दियों पहले देखा गया था। ड्यूक ने स्वीकार किया कि उन्हें अचानक प्रकट होने के बारे में कोई सुराग नहीं था। धुंध तो उसने सियान को सावधान रहने की सलाह दी। फिर भी ड्यूक ने योजना बनाई साम्राज्य को इस बारे में सूचित करें और इसके साथ आगे की जांच करें। सियान ने मान लिया कि उसके पिता ने उसके दिमाग में विश्वास किया था। ड्यूक ने सोचा कि केन के लिए इस तरह के संगठन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था जब वह इतना छोटा था। ड्यूक ने उस विषय को निष्कर्ष निकाला। वह सियान से पूछने गया यदि वह जानता कि आज उनसे कौन मिलने आ रहा है, तो सायन ने उत्तर दिया कि उसने सुना है कि महामहिम मिलने आ रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आज है। ड्यूक ने उससे इस संबंध में एक उपकार मांगा। सायन थोड़ा घबरा गया। कुछ क्षण बाद ड्यूक ने एक उपकार मांगा। सायन ने उत्तर दिया कि उसने सुना है कि महामहिम मिलने आ रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आज है। ड्यूक ने उससे इस संबंध में एक उपकार मांगा। कुछ क्षण बाद ड्यूक ने एक उपकार मांगा। सायन थोड़ा घबरा गया। हॉर्न बजा और उसके बाद घोषणा हुई कि महामहिम सम्राट आ चुके हैं। ड्यूक समेत सभी शूरवीर उनके सम्मान में घुटनों के बल पर थे। सम्राट ने उत्साह से ड्यूक को उनके पहले नाम से पुकारा। महामहिम अपने घोड़े से उतरे। उन्होंने अपने घोड़े को नीचे कर दिया, घुटनों के बल पर ड्यूक के कंधे पर थपथपाया और उससे कहा कि वह इतना विनम्र न बने क्योंकि वे पुराने मित्र हैं। और सम्राट ने केन को देखा तो वह उसके प्रति उदासीन था। सम्राट ने महामहिम का अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। महामहिम ने टिप्पणी की कि केन जैसे युवा लड़के के लिए यह बहुत ही शर्मनाक था। उसमें निवास करने वाले इस तरह का वातावरण इस बात का प्रमाण था कि ड्यूक के बच्चे और डेरी के बच्चों से अलग हैं। जब सायन ने ड्यूक द्वारा मांगे गए उपकार के बारे में सोचा तो उसका चेहरा मूर्खतापूर्ण दिखाई दिया। पहले तो वह डरा हुआ था, लेकिन ये सिर्फ अपने अतीत में ड्यूक के बेटे के रूप में खुद को खुश करने के लिए था। जीवन सियोन हमेशा महल में बंद रहता था। जब सम्राट का दौरा हुआ, अब सियोन अपने पिता के विश्वास से गहराई से प्रभावित हुआ। महामहिम ने उनसे कहा कि वह किसी को भी पेश करना चाहते हैं। एक जवान औरत गाड़ी से बाहर आई। उसने खुद को 5वीं राजकुमारी के रूप में पेश किया। यूसुफ साम्राज्य, उसका नाम हारून है। सियोन ने याद किया कि वह कुछ समय पहले दुखद 5वीं राजकुमारी थी। ड्यूक ने केन पर राजकुमारी हारून को उस दिन के लिए अनुरक्षण करने का भरोसा दिया जब ड्यूक ने उसे बताया कि उसे कोई पता नहीं है कि कैसे। ड्यूक ने उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया कुछ भी, क्योंकि उसे बस उसकी कंपनी में रहना है। ड्यूक ने राजकुमारी को कैनन के समान का बताया और जब वे अकादमी में प्रवेश करेंगे तो वे एक दूसरे को अधिक बार देखेंगे। सी ने उसे अपने पिछले जीवन में कक्षाओं के बीच में देखा था। ड्यूक ने उनसे कहा कि शाही परिवार के किसी सदस्य से परिचित होने में कोई बुराई नहीं है। ड्यूक ने व्यक्त किया कि वे चाहते हैं कि वह आंतरिक रूप से साथ रहे। सी वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपने पिता के इरादों को समझता था। ड्यूक शायद चाहता है कि वे ड्यूक की सम्राट के साथ जैसी दोस्ती विकसित करें, लेकिन सायन ने सोचा कि ड्यूक ने चुना है आईटी राजकुमारी एन के लिए गलत व्यक्ति उसका दोस्त नहीं हो सकता है। हालांकि सायन कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि यह एक ऐसा भविष्य है जो केवल उसके लिए जाना जाता है। वह इसे कष्टप्रद पाता है, लेकिन उसने अभी के लिए आज्ञाकारी होने का फैसला किया।
जब राजकुमार कियन ने बात करना शुरू किया तो उसने ध्यान दिया। राजकुमारी ने पूछा कि नदी लाल क्यों है। सेन ने पुष्टि की कि क्या वह खून के बारे में बात कर रही थी। नदी सियान ने समझाया कि यह एक धारा थी जो लामिया घाटी के संपूर्ण भाग से होकर बहती है। पानी लाल क्यों है, इसका कोई जटिल कारण नहीं है। राक्षसी जो जानवर बूढ़े या घायल हैं और अब जीवित रहने के लिए दूसरों के साथ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वे सहज रूप से रक्त नदी में कूद जाएंगे। राक्षसी जानवरों की लाशें और शारीरिक द्रव फिर नदी में पिघल जाएंगे और इसे लाल कर देंगे। माना द्वारा अपघटन से राजकुमारी को झटका लगा ये पता चलने के बाद कि यह एक नदी है जहां सभी राक्षसी जानवरों के शारीरिक तरल पदार्थ और लाशें हैं। सेन ने लापरवाही से कहा कि राक्षसी जानवर इसमें पीते हैं और धोते हैं। उसने राजकुमारी से कहा कि यह बहुत घिनौना है, इसलिए उसने उसे इसमें न जाने की सलाह दी। राजकुमारी के चेहरे पर घृणा का भाव था। जब उसने पूछा कि आखिर में क्या था, नदी के सी ने उत्तर दिया कि ये दानव क्षेत्र है। राजकुमारी बहुत हैरान थी, वह पुष्टि करना चाहती थी कि क्या ये वास्तव में वह स्थान है जहाँ राक्षस रहते हैं। सीन ने उसे एक अजीब शैतानी मुस्कान के साथ चिढ़ाने का फैसला किया। उसने उससे कहा कि अगर वह नदी का अनुसरण करती रही तो वह शायद मर जाएगी। यहाँ तक कि राक्षस राजा से मिलने पर राजकुमारी का सिर डर गया था। सेन जानता था कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसे उसका मजाक उड़ाना मनोरंजक लगता है। अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई दी जिसने उन सभी का ध्यान खींचा। राजकुमारी ने पूछा कि यह क्या है। सीन ने बताया कि यह पश्चिम में 3डी सेंचुरी पोस्ट था। एक पीली रोशनी आने वाले राक्षसी जानवरों को दर्शाती है। राजकुमारी यह सुनकर हैरान थी कि वहाँ राक्षसी जानवर हैं। ड्यूक ने तुरंत सम्राट की रक्षा करने का आदेश दिया और संरक्षक नाइट डिवीजन के सैनिकों को भेजा जाएगा। साथ सम्राट ने ड्यूक से कहा कि उस दुष्ट की तरह मत बनो। ड्यूक भ्रमित हो गया। उसने ड्यूक से पूछा कि क्या वह सोचता है कि वह वहां सैर के लिए आया है। उसने कहा कि वह ऊब महसूस कर रहा है और अपनी बात को साबित करने के लिए सम्राट ने ड्यूक से पूछा कि क्या वह वहां सैर के लिए आया है। अपनी तलवार बाहर निकाली। ड्यूक ने हस्ताक्षर किए और सम्राट की इच्छा को स्वीकार कर लिया। सम्राट ने अपने शूरवीरों को आदेश दिया कि वे राक्षसी जानवरों की छापेमारी में शामिल होंगे। उन्होंने उन्हें राक्षसी जानवरों को मारने पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया जब तक कि छापा खत्म न हो जाए। ड्यूक ने सियोन को भी शामिल होने का आदेश दिया, जिस पर सियोन ने तुरंत कार्रवाई की। राजकुमारी ने उससे पूछा कि क्या वह राक्षसी जानवरों से लड़ सकता है। सायन ने हाँ में उत्तर दिया और बताया कि वह अभी भी पीछे से समर्थन कर रहा है। उसने राजकुमारी को आश्रय में वापस जाने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से राजकुमारी ने उसे अपने साथ ले जाने की मांग की। उसके सिर में सायन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह बच्चा क्या कह रहा था। राजकुमारी ने जोर देकर कहा कि वे एक ही उम्र के हैं, इसलिए वह भी उबे हुए भाव के साथ आ सकती है। कनान ने उसे बताया कि लोग युद्ध में मरते हैं और उसने इस बात पर जोर दिया कि यह कोई खेल का मैदान नहीं है। राजकुमारी अपनी मांग से पीछे नहीं हटी। जब उसने फोन किया तो सायन अपनी झुंझलाहट को रोक रहा था। यूलेन प्रकट हुआ और बोला कि वह शाही शूरवीरों की जगह लेगा और महारानी को शिविरों में सुरक्षा के लिए ले जाएगा। यूलेन ने राजकुमारी को जाने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह डर गई हो। उसने सैन पर अपनी उंगलियां उठाईं और उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए निर्लज कहा। एक राजकुमारी जिस तरह से सियान उसके करीब गया, उसकी आंखें चौड़ी हैं और उसका स्वर दृढ़ है। जब उसने उसे बताया कि उसकी जिद के कारण दर्जनों शूरवीर मर सकते हैं, उसने कहा कि एक पल का फैसला उसके मरने या बचने के भाग्य का फैसला कर सकता है। युद्ध अत्यंत भयावह था। उसने उससे पूछा कि क्या वह उन सभी लोगों के जीवन की जिम्मेदारी ले सकती है। जब वह जाने वाला था तो राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसने उससे कहा कि अगर वह बच्चों की तरह रोएगी तो वापस चली जाए। राजकुमारी, यूलेन और नौकरानी वहीं रह गईं। वहां खड़े होकर राक्षस उस क्षेत्र में थे और यह एक विशाल कीचड़ की तरह लग रहा था जिसने कई मनुष्यों को निगल लिया था। ड्यूक ने उन्हें राक्षस के करीब होने पर पीछे न हटने का आदेश दिया। उसने सभी को रोकने का निर्देश दिया ताकि वे गठन में वापस आ सके। फिर उसने आज्ञा दी, हर किसी को अपनी सुरक्षा करनी है। महिमा और सभी राक्षसों को मार डालो और उनमें से एक को भी मत छोड़ो। उच्च आत्माओं में हर कोई आगे बढ़ गया। डीन सीस यूसुफ साम्राज्य के सम्राट की 2 पत्नियां थीं। डायना क्विसेल पहली पत्नी थी लेकिन वह अब मर चुकी है। कैसेंड्रा नेलिस दूसरी पत्नी है और माना जाता है साम्राज्य की प्रमुख न्यायपालिका। पूर्व महारानी ने पहली और दूसरी राजकुमारी को जन्म दिया और वर्तमान महारानी ने तीसरे राजकुमार और चौथे राजकुमार को जन्म दिया। हालांकि 5वीं राजकुमारी एनसीस कुछ किसान मालकिन से पैदा हुई एक नाजायज बेटी थी। लोग उसके साथ कुछ इस तरह व्यवहार करते थे। वह अपने मिश्रित रक्त के कारण एक राजकुमारी का बिजुका थी, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं। उसने शाही परिवार के एक हिस्से के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया और खुद को किसी से भी ज्यादा अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित किया। हालांकि उसे उन लोगों द्वारा देशद्रोह के लिए फंसाया गया जो उससे नाराज थे। उसे साम्राज्य में शाही परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। अफवाह फैल गई कि वह एक द्वीप पर एक बीमारी से अकेली मर गई। इस वजह से लोगों ने उसे दुखद राजकुमारी कहा। वह एक खुशहाल जीवन जी सकती थी। अगर वह लालची नहीं होती तो यह होता उसके लिए बिना किसी महत्वाकांक्षा के जीना बेहतर है। कुम ने दिखाया और कैनन को बताया कि यह वही था जो ड्यूक उसे अपने पिछले जीवन के बारे में बताता रहा था। सायन ने समझाया कि यह अलग है क्योंकि राजकुमारी ने जो सामना किया वह शाही राजनीति है। बिजली एक राक्षस पर गिरी। उसने दूरी से कई और बिजली देखी। सायन ने टिप्पणी की कि सम्राट है एक कुशल व्यक्ति। सम्राट के पास पवित्र बिजली नामक क्षमता थी। कई बिजलियां जमीन पर गिरी और राक्षसों को मार डाला। सम्राट डायनी जनता के बीच जादू रैंक में 8 सितारा होने के लिए जाने जाते हैं। अगर वह सम्राट नहीं बनते तो शायद वह जादूगर सांग
पंथ के प्रमुख होते सेन उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी जब उसने सोचा कि एक मध्यम श्रेणी का राक्षसी जानवर सम्राट के लिए कोई समस्या नहीं है। उसने ये भी सोचा कि सम्राट होना सिर्फ उसका शौक था। उस छोटी लड़ाई के बाद एक महंगी शराब परोसी गई और सम्राट ने टिप्पणी की कि यह काफ़ी समय हो गया जब से उन्होंने अपने दोस्त विलार के साथ शराब पी थी, लेकिन उनकी महिमा काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही थी कि वह अकेले शराब पी रहे हैं। ड्यूक ने माफ़ी मांगी और बताया कि जब वह अग्रिम पंक्ति में होते हैं तो वह शराब नहीं पीते। सम्राट ने व्यक्त किया कि जब उन्हें याद दिलाया गया था, ड्यूक ने उनसे साम्राज्य के वर्तमान माहौल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। हाल ही में कुलीनों की हत्याओं में वृद्धि हुई है और यह बहुत चिंता का कारण बन रहा है। ड्यूक ने पूछा कि क्या उन हत्याओं में कोई पैटर्न है। सम्राट ने उत्तर दिया, हाँ, सभी मारे गए कुलीन भ्रष्ट अधिकारी थे। इसके अलावा हत्या के सभी दृश्यों में काला कोहरा मौजूद था। सम्राट ने पूछताछ की यदि ड्यूक को कोई जानकारी थी। ड्यूक ने बताया कि उसे युद्ध के मैदान में उनके निशान मिले थे। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर न्याय फिर से आगे बढ़ रहे हैं। सम्राट ने उत्तर दिया कि यह समझ में आता है, लेकिन उन्होंने ड्यूक को इस पर अधिक गौर करने का निर्देश दिया। सम्राट ने व्यक्त किया, उन्होंने ड्यूक की सराहना की कि वह कचरे का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वह चुपचाप बैठकर लोगों की चिंता को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। सम्राट ने बताया कि उन्हें कुछ और भी चिंता है, क्योंकि कुछ कुलीन लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ पांचवा है। राजकुमारी की गलती ड्यूक ये सत्यापित करना चाहता था कि क्या सम्राट का मतलब ये था कि कुछ लोग राजकुमारी हारून को उन घटनाओं से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट ने साझा किया कि उन्होंने इसे बकवास कहकर दबा दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक समूह है जो उसका उपयोग करना चाहता है। सम्राट ड्यूक से एक मित्र के रूप में और एक सम्राट के रूप में नहीं, एक एहसान के लिए कहा तो उसने उससे कहा कि यदि वह ड्यूक से पहले मर जाता है तो उसने ड्यूक से उस बच्चे की देखभाल करने का अनुरोध किया। विलारवेल ने जवाब दिया कि वह महामहिम के आदेशों को पूरा करेगा। सम्राट ने उसे धन्यवाद दिया। बाद में उस दिन बारिश होने लगी और हर कोई अपने तंबू के अंदर था, जिसमें एमिली जो उलझन में थी कि क्या वह सब कुछ था। कैनन ने उससे पूछा कि वह और क्या उम्मीद करती है। एमिली ने जोर देकर कहा कि यह एक राजकुमारी थी और उसने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। एमिली ने उसे यह टिप्पणी करके डांटा कि अगर उसके दिमाग में ये चलता रहा तो वह कभी शादी नहीं करेगी। उसने सोचा कि उसने जो किया वह कोई डेट भी नहीं थी, वह जाने वाला था और उसने एमिली को सब कुछ सौंप दिया जब तक वह चला गया। एमिली ने पूछा कि क्या वह वास्तव में फिर से ट्रेनिंग करने जा रहा है जब इतनी तेज बारिश हो रही है। सियान ने उसे आश्वासन दिया कि यह ठीक है। उसे नहीं पता था कि वहाँ है। उसके तंबू के बाहर कोई खड़ा था। एमिली आश्चर्यचकित थी जब उसने उसे देखा। उसने पूछा, ये कौन है? इस लड़की ने अपना हुड हटा दिया और सी से पूछा कि वह कहाँ जा रहा था। ये राजकुमारी हारून थी और उसने सियन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया यदि वह व्यस्त नहीं था। एमिली उत्साहित थी। महारानी को देखिए, वह एक प्रशंसक लड़की की तरह लग रही थी। वे रॉयल नाइट्स के बाहर तंबू के अंदर चले गए। राजकुमारी हारून ने पूछा कि सायन को वहाँ आए हुए कितना समय हो गया है। उसने उसे बताया कि 1 महीना हो गया है। उसने उससे पूछा कि वह उससे मिलने क्यों आए हैं। राजकुमारी हारून ने जवाब देने में संकोच किया। उसने फिर पूछा कि क्या नौकरानी को कुछ समय के लिए माफ़ किया जा सकता है, जबकि वह बेवकूफ़ी भरी आंखों से घूरती रहती है। सायन ने उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। एमिली बाहर गई और उसका ये कथन कि उन्हें एक साथ अच्छा समय बिताना चाहिए दोनों को भ्रमित कर दिया। फिर वह पूरी तरह से चली गई। उसके दिमाग में काफ़ी अजीब बात थी। सायन ने सोचा कि यह एक था 10 साल की राजकुमारी के साथ अच्छा समय बिताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हारून शर्मा गया क्योंकि उसने पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसकी हरकतें एक राजकुमारी के लिए अनुचित थीं। सयान ने उसे इस बारे में चिंता न करने का आश्वासन दिया। उसने उसके साथ असभ्य व्यवहार करने के लिए माफ़ी मांगी। वह हंसी और व्यक्त किया कि यदि वह उसकी जगह होती तो वह भी यही बात कहती। उसने टिप्पणी की कि कनान को उसके विपरीत बहुत से लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है और वह उसके शब्दों से बहुत अधिक परिपक्व है। सियान ने उसके व्यक्तित्व को समझा। राजकुमारी एन ने पूछा कि क्या वह प्रवेश कर रहा है। अकादमी में भी वह दोस्ती का प्रस्ताव देने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती कि सैन ने माफ़ी मांगते हुए उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि उसे लगता है कि वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। राजकुमारी यह सुनकर अंदर तक हिल गई। फिर सेन ने उससे कहा कि अगर वह दोस्त बनाने आए हैं तो उसे वापस लाना चाहिए, बस राजकुमारी को छोड़ देना चाहिए। हारून ने उससे कहा कि वह चाहती थी कि वे अच्छे संबंध में रहें और वह कठोर हो रहा है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसके पास एक खतरनाक आभा थी क्योंकि उसने उससे पूछा कि क्या वह भी उसे एक राजकुमारी के खोल के रूप में सोचता है। सायन रह गया। चुप हो जाने पर राजकुमारी ने यह कहकर अपना रुख बदल दिया कि वह समझ गई है कि उसके साथ दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं है। फिर उसने उसका समय बर्बाद करने के लिए माफ़ी मांगी। उसने व्यक्त किया कि वह ये सोचने में अदूरदर्शी थी कि वे कम से कम बात तो कर सकते हैं। फिर उसने उससे कहा कि वह सर से पूरी तरह से अलग है। एशेल ने सायन को झकझोर दिया। इससे उसमें कुछ खास भावनाएं जागृत हुईं। उसने उसकी बाँह पकड़ ली। राजकुमारी ओन चिल्लाई कि उसे क्या हो गया है, लेकिन सायन की निगाहें जानलेवा थीं। जब उसने पूछा कि वह उसके भाई को कैसे जानती है तो उसने बताया कि वह उसे तब जानती थी जब वह दौरे पर थी।
पिछले साल रॉयल अकादमी में उन्होंने सलाह दी थी उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं और उसे बस एक राजकुमारी के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उसके मन में सियोन ने सोचा कि जैसे ये सलाह थी वह उस राक्षसी कमीने के व्यक्तित्व को किसी से भी बेहतर जानता था। फिर उसे एहसास हुआ कि यह सब तब शुरू हुआ था जब उसका भाई राजकुमारी हारून से मुलाकात की। वह राजकुमारी हारून को नीचे लाने की योजना से संबंधित था। सीन ने राजकुमारी को चेतावनी दी लेकिन उनकी बातचीत तुरंत तेज आवाज के साथ कट गई। एमिली तंबू के अंदर भाग गई। उसने उसे भागने के लिए कहा लेकिन तंबू की छत पहले ही टूट चुकी थी और तभी एक जोरदार हमला हुआ। शूरवीरों ने शाप दिया क्योंकि उन्होंने एक विशालकाय राक्षस को युवा मास्टर के तंबू में अपने बल्ले जैसे हथियार को घुमाते हुए देखा। वे युवा मास्टर की स्थिति की जांच करने के लिए जल्दी से गए। एमिली ने उस हथियार को देखा जो जमीन को भेद रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चूंकि वह चिंता से अभिभूत थी उसने जोर से युवा मास्टर को पुकारा। तब राक्षस की विशेषताएं सामने आईं। यह एक विशाल राक्षस जैसा दिखता था। फिर दृश्य इस स्थान की ओर स्थानांतरित हो गया जहां सम्राट की आवाज सुनी गई थी क्योंकि वह आश्चर्यचकित था कि उन्हें अभी रिपोर्ट मिली है। उन्नत श्रेणी के राक्षसी जानवरों ने पीछे के शिविरों पर घात लगाकर हमला किया। सीमावर्ती क्षेत्र और राजकुमारी वहां थी जब ये घटना हुई। सम्राट ने तुरंत शाही सेना के सभी लोगों को पीछे के शिविरों में जाने का आदेश दिया। उनकी प्राथमिकता राजकुमारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सम्राट को आश्चर्य हुआ कि वह पीछे किससे मिलने जा रही थी। शिविर में कई राक्षस थे। हमारा एमसी अभी भी जीवित था। उसने उन्हें मलबे के पीछे देखा। मौत के कीड़े भी मिश्रण में थे। वह एमिली, राजकुमारी हारून और अन्य शूरवीर एक चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। उन राक्षसों को केवल घाटी के गहरे क्षेत्रों में ही होना चाहिए लेकिन उनके पीछे के कैंप में होने के कारण सियान ने मान लिया कि कुछ बदल गया होगा। उसने सोचा कि क्या यह उसके कारण था। एमिली ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह रो पड़ी क्योंकि उसे लगा कि वह वास्तव में मर चुका है जिसने उसे फिर से अपना पक्ष न छोड़ने का वादा किया था। तंबू ढह गया। सायन तुरंत राजकुमारी की रक्षा के लिए उसकी ओर दौड़ा। सायन ने सोचा कि कैसे अपने दिन में उसने राक्षस राजा को भी मार डाला था, जैसे कि वह अब एक साधारण राक्षस राजकुमारी से मर जाएगा। हारून शिविर में शूरवीरों के बारे में चिंतित था। एमिली उसे विश्वास दिलाया कि शूरवीर वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। उसने अपने आंसू रोक लिए क्योंकि अब वह स्वयं को दोषी मान रही थी कि शूरवीर वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। जो उसके साथ आए थे वे खतरे में थे क्योंकि वह पीछे के शिविरों में गई थी। शूरवीरों ने उसे आश्वासन दिया कि वे ठीक हैं और ये तय है कि वे साम्राज्य के शूरवीरों के रूप में उसकी रक्षा करेंगे। अन्य शूरवीरों की दूसरी भावना राजकुमारी को आश्वस्त करने के लिए स्पॉइलर अलर्ट, ये उस आदमी के आखिरी शब्द थे। सैन को कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत सभी को वहां से हटने के लिए चिल्लाया। शूरवीर भ्रमित था। वह नहीं जानता था कि राक्षस का हाथ उसे पकड़ने वाला था। हाथ ने शूरवीर को इस हद तक जकड़ा कि वह खून खांसने लगा। उस राक्षस के मालिक ने उसे पकड़ लिया। उसे खून की उल्टी हुई। हाथ एक विशाल भयावह राक्षस है। राजकुमारी भयभीत थी। सियोन तुरंत उसके सामने कूद गया और उसे वापस जाने का आदेश दिया। राक्षस मुस्कुराया। सियोन ने अपने संदेह की पुष्टि की थी। राक्षस उसके पीछे है। उसने उनसे कहा कि वह उन्हें विचलित कर देगा जबकि वे भाग जाते हैं। राजकुमारी एमिली ने जोश से उत्तर दिया, ठीक है। और यह मजेदार था कि कैसे इसने सी को अचंभित कर दिया। एमिली ने राजकुमारी को पकड़ लिया और उसने नाइट से पूछा कि वह वहां क्यों खड़ा था। यह हास्यास्पद था कि कैसे सी इस कुतिया के जाने की उत्सुकता से थोड़ा परेशान थी। राक्षस ने मांग की। जब वह जोर से दहाड़ा तो सी का ध्यान उस पर गया। हमारे सी ने अपनी तलवार निकाली। वह ऊंची छलांग लगाई और राक्षस को उसकी बाह में काट दिया। इससे सियोन को आश्चर्य हुआ कि उन्नत श्रेणी के राक्षसी जानवर उसकी ओर क्यों आकर्षित हैं। उसे ऐसा लगा जैसे उन्होंने उससे कुछ सूंघ लिया हो। कामम हंसा। उसने उससे कहा कि उसने शक्तिशाली बनने के लिए अनगिनत राक्षसी जानवरों का खून पिया और इसीलिए वह उनसे दूर रहा। यह अजीब होगा यदि वे उसके पीछे न आएं। सियान आश्चर्यचकित था और थोड़ा नाराज था कि कामम को इसके बारे में पता था और उसने ही उसे इसके बारे में बताया। अभी अभी कामम ने उस पर मुस्कुराकर पूछा कि क्या वह भूल गया है कि वह उसका शरीर चाहती है। हमारे एमसी ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे कराहने पर मजबूर कर दिया और सेन ने युद्ध की मुद्रा अपना ली। कुम ने पूछा कि वह क्या कर रहा है और उससे बेहतर व्यवहार करने का अनुरोध किया, जिस पर सी ने चुप रहने को कहा। वह क्रूर राक्षस के सामने खड़ा हो गया और बोला कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि कितने राक्षस उस पर आएंगे। उसने हमला किया जबकि राक्षस ने भी वही किया, लेकिन वह तेज था और उसने इससे पहले कि वह उसे मार पाता उसने उसके हाथ को काट दिया। वह दर्द के कारण जोर से दहाड़ा और फिर उसने एक और हमला किया। उसके हमले समाप्त हो गए और राक्षस को अपनी हार का सामना करना पड़ा। सायन को लगा कि अब कोई नहीं देख रहा है, इसलिए उसने कुछ भूत लेने का फैसला किया। उन्नत रैंक राक्षसी जानवर रक्त कैरम उस दावत पर उत्साहित हो गया जो उनके पास होगी, लेकिन कैनन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे चौंका दिया। एक बड़ा बैंगनी पंजा चट्टान के किनारे पर उतरा। यह एक शैतान ड्रैगन से था। शैतान ड्रैगन जोर से दहाड़ा। कुम ने उसे बताया कि यह अभी भी एक बच्चा है और उसे उसकी गंध आ गई होगी, लेकिन कैनन को परवाह नहीं थी कि ड्रैगन वहां क्यों था। उसने राक्षसी तलवार को सक्रिय कर दिया। उसके लिए जो मायने रखता है वह है उस शैतान ड्रैगन को पकड़ना। अब जबकि कुम उसके शरीर को नियंत्रित करती है,
उसने कहा कि उसे उस ड्रैगन को पकड़ने की जरूरत है, लेकिन उसने खुद को सही किया और उसे खाने के लिए कहा। इस बीच अन्य राक्षसों ने सम्राट की बिजली का सामना किया। राक्षस गिर गया और सम्राट ने विल्लर से पूछा कि क्या वह आखिरी राक्षस है। ड्यूक ने उत्तर दिया कि ऐसा लगता है, लेकिन सम्राट खुश नहीं था। उसने पूछा राजकुमारी और ड्यूक बेटे। ड्यूक ने माफी मांगी क्योंकि वह तंबू के पीछे कोई निशान नहीं पा सका था। सम्राट ने उससे कहा कि यह ठीक है क्योंकि वह जानता था कि ड्यूक भी अपने बेटे के लिए चिंतित है। ड्यूक ने जवाब दिया कि उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस समय जो मायने रखता है वह है क्या राजकुमारी है। सम्राट के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी जो बताती है कि वह ड्यूक को डांटने वाला था, लेकिन उसने टिप्पणी की कि ड्यूक ठंडा हो रहा है। ड्यूक ने जवाब दिया कि एक वीर को पता होना चाहिए कि खुद के लिए कैसे देखना है। एक नाइट ने बताया कि उन्होंने पाया। राजकुमारी ने सम्राट से पूछा कि क्या वह वास्तव में निश्चित है। तब राजकुमारी प्रकट हुई। सम्राट ने तुरंत उसका नाम पुकारा। उसने उसका कंधा पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है, लेकिन राजकुमारी हारून घबरा गई थी क्योंकि उसने उसके पिता को बताया कि उन्हें जल्दी करना होगा और उसे बचाना होगा। सम्राट ने पूछा कि वह राजकुमारी को किसकी ओर इशारा कर रही थी। हारून रोया जब उसने उसे बताया कि यह साइन है और उसने खुद को दोषी ठहराया। सम्राट के पीछे ड्यूक है जिसकी मुद्रा कठोर थी। सम्राट ने राजकुमारी से शांत होने के लिए कहा और उसे बताया कि क्या हो रहा है। ड्यूक उसके पास आया। एमिली ने पूछा कि क्या वह सायन की नौकरानी है। एक डरावनी अभिव्यक्ति के साथ ड्यूक ने उससे पूछा कि क्या कुछ हुआ है। सायन एमिली डर से कांप उठी। उसने ड्यूक को पहले कभी इतना डरावना नहीं देखा था। उसने हकलाते हुए बताया कि युवा मास्टर ने उन्हें भागने का समय देने के लिए एक चारा के रूप में काम किया। ड्यूक की भौहें सिकुड़ गईं। नाइट ने उन्हें बताया कि उसे याद है कि सेन कहाँ है। अंतिम स्थान था। उसने उनसे कहा कि यदि वे उसे अनुमति दे तो वह युवा मास्टर को बचाने के लिए दूसरों के साथ जाएगा। सम्राट ने विलार से पूछा कि वह किसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे जल्दी करने के लिए कहा। ड्यूक खतरनाक लग रहा था जब उसने जवाब दिया कि वे नहीं जा रहे हैं। राजकुमारी इनको आश्चर्य हुआ। सम्राट ने पूछा कि क्या वह गंभीर है। ड्यूक ने पहले स्थिति का ध्यान रखने को प्राथमिकता दी क्योंकि यदि शिविर गिर गए तो राक्षसी जानवर साम्राज्य पर आक्रमण करेंगे। उसने उनसे कहा कि उन्हें तुरंत जगह का पुनर्निर्माण करना चाहिए और यह एकमात्र अधिक मौतों को रोकने का तरीका है। एमिली के आंसू बह निकले जब उसने पूछा कि युवा मास्टर के बारे में क्या है। नाइट ने अपने दांत पीस लिए। ड्यूक ने जवाब दिया कि कैनन ने राजकुमारी को निकालने में मदद करके अपना कर्तव्य निभाया था और ऐसा ही होता है टाला जाना। सम्राट उदास था। राजकुमारी हारून उसने भी खुद को दोषी ठहराया। अचानक उन्होंने सुना राक्षस की तेज चीख जारी रही और उन्होंने अपना ध्यान ऊपर की ओर लगाया और उन्होंने ड्रैगन को आकाश में उड़ते देखा। राजकुमारी ऑन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ड्रैगन के ऊपर एक व्यक्ति था। करीब से देखने पर पता चला कि साइन ड्रैगन के पैर को पकड़ रहा था। जब वह उड़ रहा था तो वह अजीब लग रहा था क्योंकि उसने उसे कसकर पकड़ रखा था जबकि वह चुपचाप अपनी स्थिति के बारे में रो रहा था। आज के लिए हमारे पास बस इतना ही समय है। यदि आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगले भाग में आपसे मिलते हैं।